Hello everyone, welcome to my YouTube channel Story with Nancy. Like, share and comment on my videos and join my Telegram channel, link in description below. 11 रणवीर का डर। योजक चिन्ह। राघव ने मिरर में देखा, पीछे रणवीर खड़ा था। राघव को देखते ही रणवीर ने जल्दी से पास रखे टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू निकाला और राघव की तरफ बढ़ाया। राघव ने उसे लिया नहीं, पर उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, मुझे सबके सामने सर मत बुलाना। मेरा नाम राघव है, राघव अंबानी। हाँ, लेकिन जब आसपास कोई न हो तब तो मैं आपको सर बुला सकता हूँ, मिस्टर अंबानी, रणवीर ने चिढ़ाते हुए कहा। राघव ने चिढ़ते हुए हाँ में सिर हिला दिया। रणवीर ने कहा, सर, मैं यहाँ अपनी एक स्पेशल गेस्ट के साथ आया हूँ। मैंने एक प्राइवेट रूम भी बुक किया हुआ है। यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और यहाँ का हेड शेफ खुद हमारे लिए खाना बना रहा है। आप हमें ज्वाइन क्यों नहीं करते? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ आया हूँ, मैं वहीं वापस जाता हूँ। आप अपने पार्टी का आनंद लें, राघव ने जवाब दिया और वहाँ से निकल गया। उसके निकलते ही रणवीर भी बाहर निकल गया और सीधे अपनी प्राइवेट रूम की तरफ गया। प्राइवेट रूम में घुसते ही रणवीर ने अंदर से जोर से दरवाजा बंद कर लिया और सामने बैठे शख्स की तरफ देखकर बोला, तुम्हें पता है, मैंने अभी किसे देखा? अच्छा, तुमने किसी बहुत खूबसूरत लड़की को देखा है, राइट? पर इससे मेरा क्या फ़ायदा? तुम जाओ और मुझे मैच एंजॉय करने दो, सामने बैठे शख्स ने जवाब दिया। रणवीर ने कहा, वो आदमी किसी लड़की या मैच से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हें याद है, कल मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने एक पावरफुल आदमी को देखा है, जिसने 1 घंटे के अंदर ही मेरी कंपनी के शेयरों को रद्दी के भाव पर बेचवाया। हमें किसी भी तरह से उसके बहुत करीब जाना पड़ेगा। वो हमारे बहुत काम का आदमी है। ऐसे आदमी को हम किसी भी कीमत पर अपनी आंखों से दूर नहीं होने दे सकते। हमें कुछ सोचना पड़ेगा, जिससे हम आज रात ही उसके थोड़ा करीब जा सकें। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। सामने बैठे शख्स ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। हम उसकी पार्टी में चले जाते हैं और उसकी पत्नी को स्पेशल फील करवाते हैं। हमारा जो हेड शेफ है, जिसे हमने अपने लिए नियुक्त किया है, उसका खाना उसकी पत्नी और उसे खिलाते हैं। कैसा है आइडिया? मानना पड़ेगा तुझे, तू तो ब्रिलियंट है, रणवीर ने कहा। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा क्योंकि उसे याद आया कि राघव ने कहा था कि उसकी रियल आइडेंटिटी किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा उसके साथ क्या होगा वह सोच भी नहीं सकता। इधर निखिल होटल के बड़े से किचन रूम में अपने डायट के साथ हेड शेफ के पास खड़ा था। उसने अपने डायट से कहा, मैं चाहता हूं कि प्रिया और उसकी फैमिली आज रात हेड शेफ के हाथों का खाना ट्राई करें। इसमें कौन सी बड़ी बात है? डायट शेफ बना देगा खाना। वैसे भी वो मेरी होने वाली सास की फैमिली है, उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन तभी सामने खड़ा शेफ इनकार करते हुए बोला, पर आज तो मैं उनके लिए खाना नहीं बना पाऊंगा क्योंकि आज पहले से ही एक वीआईपी कस्टमर ने मुझे बुक कर रखा है। कौन है वो वीआईपी? निखिल ने पूछा। वो गोल्डन गेट रियल एस्टेट के मालिक हैं, रणवीर पोद्दार, और उनके साथ उनकी कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। अगर हम उन्हें खुश करते हैं तो हमारे बिजनेस को ग्रोथ मिलने में आसानी होगी। और रही प्रिया मैम की फैमिली की बात, तो उन्हें कभी और खिला देंगे। निखिल कुछ बोलता इसके पहले ही निखिल के पापा ने पूछा और निखिल ने ओके कहा। वह वापस टेबल की तरफ निकल गया। उसे डर लग रहा था कि वह प्रिया को झूठ कैसे बोलेगा। निखिल धीरे धीरे टेबल की तरफ गया, जहां उसकी पूरी फैमिली और प्रिया बैठी हुई थी। उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। जैसे ही वह पास पहुंचा, प्रिया ने उसकी तरफ देखा और पूछा, सब ठीक है ना? निखिल ने धीरे से कहा, हाँ, सब ठीक है, बस कुछ छोटे मोटे बदलाव हो गए हैं। हेड शेफ आज हमारे लिए खाना नहीं बना पाएगा। प्रिया और कविता जी ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनके चेहरों पर हल्की निराशा झलक रही थी। लेकिन क्यों? कविता जी ने पूछा।
निखिल ने जवाब दिया, वो पहले से ही किसी और वीआईपी कस्टमर के लिए बुक हैं। लेकिन चिंता मत करो, हमारे लिए स्पेशल अरेंजमेंट हो जाएगा। तभी अचानक से हेड शेफ सफ़ेद रंग की यूनिफॉर्म पहने टेबल के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, मैम, आपके लिए आज खास डिश तैयार की गई है। ये हमारे हेड शेफ की खास डिश है, जो आपके आने वाले सुखद भविष्य का प्रतीक है। प्रिया, कविता जी और बाकी सभी निखिल की तरफ देखकर मुस्कुराए। निखिल खुद भी थोड़ी हैरानी से हेड शेफ की तरफ देख रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले शेफ ने साफ मना किया था। लेकिन जो भी हुआ, सब खुश थे। तभी नेहा ने अपनी टेबल पर बैठे सभी लोगों का ध्यान खींचते हुए कहा, अटेंशन गाइज, मैं कुछ खास बताना चाहती हूँ। सभी ने नेहा की तरफ देखा। क्या ये खुशखबरी है? प्रिया ने हंसी में पूछा, तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? नेहा हंसते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पार्टी मेरे प्रमोशन की खुशी में है। मुझे हाइक के साथ प्रमोशन मिला है। सब ने उसे बधाई दी, लेकिन कविता जी ने थोड़ी चिंता भरी आवाज में कहा, इतने बड़े प्रमोशन पर भी इतनी बड़ी पार्टी, ये तो फिजूल खर्ची है बेटा। लेकिन नजदीक बैठी जोया ने हंसते हुए कहा, आंटी, प्रमोशन के साथ नेहा को एक फ्लैट भी मिला है, वह भी गार्डन कॉलोनी में, जहां लोग पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी घर नहीं खरीद पाते। कविता जी और प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वे दोनों नेहा की तरफ अविश्वास से देख रहे थे। निखिल भी थोड़ा हैरान था, जबकि राघव को पहले से ही सब पता था। तुम गार्डन कॉलोनी की बात कर रही हो? राघव ने कहा, जहां वीआईपी और मिनिस्टर्स रहते हैं। मैंने भी वहां घर लेने के बारे में सोचा था, लेकिन वहां तो घर 20 करोड़ से शुरू होते हैं। तुम्हें तो बॉस ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। तभी वेद ने चुटकी लेते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बॉस को तुमसे प्यार हो गया है? नेहा ने हंसते हुए कहा, मेरे बॉस मेरी पिता की उम्र के हैं। ये सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा है, और अगले साल जिस भी कर्मचारी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, उसे भी ऐसे ही रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो अब फाइनली हमारे पास अपना घर होगा, नेहा ने गर्व से कहा, जहां सिर्फ मैं और राघव रहेंगे। वेद ने तुरंत कहा, तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, और तुम अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही हो जिसने अब तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। तुम्हें ये घर अपने माता पिता को देना चाहिए। नेहा ने संकोच भरी नजरों से राघव की तरफ देखा। उसने धीरे से पूछा, राघव, मुझे क्या करना चाहिए? राघव ने शांत स्वर में कहा, ये तुम्हारा निर्णय है, नेहा। तुम्हारी मेहनत का फल है, जो भी फैसला लोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेहा ने सिर हिलाते हुए अपने बैग से फ्लैट की चाबी निकाली और अपनी माँ कविता जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, माँ, यह आपके लिए है। आप और पापा इस नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ, और हम पुराने घर में रहेंगे। कविता जी ने चाबी लेते हुए उसे अविश्वास भरी नजरों से देखा, और उनकी आंखों में खुशी और गर्व की झलक साफ थी। तभी हेड शेफ ने एक डिश नेहा की टेबल पर रखते हुए कहा, ये डिश आपके उज्जवल भविष्य के प्रतीक के रूप में है। वेद ने हंसते हुए कहा, आज तो इस खुशी में एक जश्न बनता है। चलो, रेड वाइन मंगाते हैं। निखिल ने भी हंसते हुए कहा, बिल्कुल, आज की रात यादगार बननी चाहिए। चैप्टर 12, उसे राघव से तलाक लेना ही होगा। योजक चिन्ह। प्रिया ने निखिल से कहा, अगर तुम अपना नया घर हमें गिफ्ट कर दोगे, तो इस दुख में तुमसे वाइन भी नहीं पी जाएगी। प्रिया की ये कहते ही सबका ध्यान राघव की तरफ गया। वहां बैठे ज्यादातर लोग प्रिया की तरह ही सोच रहे थे। राघव ने प्रिया की तरफ देखकर जवाब दिया, ये रेड वाइन है, वाइट वाइन नहीं। रेड वाइन को एक बार में नहीं पीना चाहिए, इसे आराम से धीरे धीरे खत्म करना चाहिए, वरना डाइजेस्ट करने में समस्या होती है। प्रिया ने तंज कसते हुए कहा, शट अप, कभी तुमने इतनी महंगी वाइन देखी भी है? छोटे लोगों की यही समस्या होती है, उन्हें कुछ पता नहीं होता, लेकिन ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे सब जानते हों। राघव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया।
उसे पता था कि अगर वह कुछ और बोलेगा तो प्रिया बदतमीजी पर उतर आएगी, और यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसे रोक सके। उसकी वजह से निखिल की खास शाम खराब हो जाती तो वह चुप ही रहा। सब चुप हो गए, लेकिन अब निखिल के मन में कई सवाल घूमने लगे थे। राघव ने जो कहा था वह गलत नहीं था, और निखिल को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी जानकारी कहाँ से मिली। इसी बीच माहौल को हल्का करते हुए निखिल ने कहा, गाइज, हम ये डिश ट्राई करें क्या? इसे खुद हेड शेफ ने बनाया है। निश्चित रूप से यह बहुत ही स्वादिष्ट होगी। सभी का ध्यान खाने पर लग गया और सब जल्दी जल्दी खाने लगे। प्रिया ने एक चम्मच लिया और राघव की ओर बढ़ाते हुए कहा, राघव, आज हमारे माता पिता बहुत खुश हैं और बाकी सब भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। प्लीज आज ये झगड़ा खत्म करो, ठीक है? राघव ने सहमति में सिर हिला दिया। वो नहीं चाहता था कि निखिल के परिवार और उसके झगड़े में प्रिया खींची जाए। धीरे धीरे सभी डिशेस सर्व होने लगी और सभी खुश होकर भोजन का आनंद लेने लगे। तभी निखिल ने चौंकते हुए देखा, रणवीर सर, आप यहाँ? कहते हुए निखिल अपनी जगह से खड़ा हो गया। रणवीर, जो निखिल की कंपनी के डायरेक्टर थे, अपने दोस्त नीरव के साथ सामने खड़े थे। बाकी लोग भी अपने बॉस को देखकर सम्मानपूर्वक खड़े हो गए। रणवीर ने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे बैठो बैठो, मैंने देखा कि मेरी पूरी टीम यहाँ पार्टी कर रही है, तो मैं खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाया। और निखिल, मैं यहाँ खासतौर पर तुम्हें बधाई देने आया हूँ। फिर रणवीर ने अपनी टीम से मिलाते हुए कहा, आप सब इनसे मिलो, ये है हमारी कंपनी के डायरेक्टर और मेरे अच्छे दोस्त नीरव। कविता जी भी जल्दी से खड़ी हो गईं और बोली, हेलो सर। रणवीर ने मुस्कराते हुए सबका अभिवादन किया। नीरव ने हंसते हुए कहा, अरे आप लोग इतने फॉर्मल मत होइए, कैजुअल रहिए। वैसे आपकी बेटी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बहुत टैलेंटेड भी है। उसने हमारी कंपनी में बहुत अच्छा काम किया है। तो इसी बात पर चलो एक टोस्ट हो जाए। सभी ने अपने अपने ग्लास उठाए और टोस्ट किया। तभी निखिल ने खुद को परिचित कराते हुए कहा, हेलो सर, मैं इस होटल के मालिक का बेटा निखिल हूँ। आप लोग आराम से बैठिए। रणवीर ने राघव की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जिससे उसे अंदाजा हो सके कि राघव उनके यहाँ आने से खुश था या नहीं। रणवीर ने समझ लिया कि राघव उन्हें वहाँ बैठाने में दिलचस्पी नहीं रखता। इसीलिए उसने कहा, नहीं निखिल, हम तो बस आप लोगों को हेलो कहने आए थे। आप लोग एंजॉय कीजिए, हम अब जा रहे हैं। फिर रणवीर ने निखिल से पूछा, ये कौन है जो तुम्हारे पास बैठा है? निखिल ने जल्दी से राघव का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और कहा, सर, यह मेरा पति राघव है। रणवीर ने राघव से हाथ मिलाते हुए कहा, राघव, आपसे मिलकर खुशी हुई। क्यों न एक ड्रिंक हो जाए? लेकिन राघव अभी भी उन्हें बैठने के लिए नहीं कह रहा था, तो रणवीर समझ गया कि राघव नहीं चाहता कि वे वहां रुकें। उसने निखिल से कहा, तुम यूं ही काम करती रहो और खूब तरक्की करो। हम तुम्हारे बारे में कुछ और बड़ा सोच रहे हैं। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। दोनों वहां से चले गए, लेकिन निखिल को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके बॉस और डायरेक्टर खुद आकर उसके साथ पार्टी में शामिल हुए थे। कविता जी बोली, मुझे तो पहले से ही पता था कि निखिल अपने जीवन में बहुत कुछ करेगी। जब इसका जन्म हुआ था, तभी एक बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि इसका करियर बहुत उज्जवल होगा। इसने अब तक बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन कविता जी ने राघव की ओर घूरते हुए कहा, लेकिन इसने अब तक सिर्फ एक गलत काम किया, इस लड़के से शादी करके। अगर आज यह इस रिश्ते को खत्म कर दे तो इसकी तरक्की और भी बढ़ जाएगी। ये सुनकर निखिल हक्का बक्का रह गई और राघव को भी यह बात चुभ गई। वह जानता था कि कुछ लोग उसे नापसंद करते हैं, लेकिन इस तरह खुलेआम उसका अपमान होगा, इसका अंदाजा नहीं था। प्रिया ने भी तंज कसते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम मेरी बहन को कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें उसके जैसी लड़की कभी नहीं मिलेगी। लेकिन तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, उसके करियर और भविष्य का तो तुमने कभी ख्याल भी नहीं किया।
राघव ने सख्ती से कहा, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम जो कह रही हो वो पूरी तरह से गलत है। वो वहां से जाने लगा, लेकिन निखिल ने उसे रोकने की कोशिश की। राघव, मेरी बात तो सुनो। इधर निखिल के जाते ही जोया, जो हमेशा निखिल को तलाक लेने की सलाह देती रहती थी, तुरंत अपनी सीट से उठकर निखिल की जगह बैठ गई और कविता जी से कहा, आंटी, आपको पता है निखिल को ये प्रमोशन और इतना सब कुछ क्यों मिला? उसके बॉस का बेटा उसे बहुत पसंद करता है। वो पिछले 1 साल से उस पर लाइन मार रहा है। कविता जी और प्रिया चौंककर बोली, क्या? जोया ने आगे कहा, बॉस का बेटा उससे इतना प्यार करता है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी वो उसे अपनाने के लिए तैयार है। आज जो कुछ भी हुआ है वह सब उसी की वजह से है। मुझे लगता है कि निखिल को यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि वह इस गलती को सुधार ले। कविता जी ने कहा, लेकिन कैसे? प्रिया ने धीरे से कहा, उसे राघव से तलाक लेना ही होगा। योजक चिन्ह च13। ये लड़की झूठ बोल रही है। निखिल अपनी जगह से उठते हुए बोला, आंटी, मैं अभी आया। वो डैड का मैसेज आया है। उन्होंने मुझे किसी काम से बुलाया है। ये कहकर निखिल अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और अपने पिता के केबिन की तरफ चला गया। उसने जल्दी से केबिन में प्रवेश किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे हड़बड़ाते हुए देखकर निखिल के पिता, जो फ़ोन कॉल पर बात कर रहे थे, उन्होंने कॉल काट दिया और अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? निखिल ने जवाब दिया, डैड, मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपकी भी यही हालत होने वाली है। निखिल ने बताया, डैड, आपको पता है गोल्डन गेट रियल एस्टेट के मालिक रणवीर जी के बारे में, जिनका बिजनेस पूरे शहर में फैला हुआ है? निखिल के पिता ने कहा, हाँ, मुझे पता है। वो बहुत पावरफुल लोग हैं। हमने कई बार उनके साथ बिजनेस करने के बारे में सोचा, पर पता नहीं क्यों वो लोग हमेशा मना कर देते हैं। निखिल ने कहा, डैड, अब वो लोग मना नहीं करेंगे, क्योंकि रणवीर जी के बेटे सूर्य को नेहा पसंद है। निखिल के पिता चौंक गए, नेहा? मतलब प्रिया? लेकिन वो तो शादीशुदा है ना? निखिल ने सहमति में सिर हिला दिया। ये सुनकर निखिल और उसके पिता के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। निखिल के पिता बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, उस परिवार से रिश्ता छोड़कर तुमने कोई तो अच्छा काम किया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उधर नेहा राघव के पीछे आते हुए बोली, राघव, मेरी बात तो सुनो। नेहा की आवाज़ सुनकर राघव रुक गया। वो दोनों वॉशरूम के बाहर खड़े थे। नेहा बोली, आई एम रियली सॉरी राघव। अभी जो कुछ भी प्रिय ने कहा उसके लिए। आई नो तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे भी उतना ही बुरा लगा है। पर प्लीज़ उदास मत हो। तुम्हें पता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। राघव ने नेहा की फिक्र भरी बातें सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और वो बोला, नेहा, मुझे प्रिय की बात का बुरा लगा, लेकिन मैं उदास नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम जाओ, बाकियों के साथ बैठो। मैं वॉशरूम से थोड़ी देर में आता हूँ। आर यू श्योर? नेहा ने पूछा। राघव ने उसके गाल पर प्यार से हाथ रखा और कहा, हाँ नेहा, तुम जाओ। राघव को नेहा की बातें याद आने लगी और उसने सोचा कि जब वो अपनी मूल परिवार के साथ था, तब कई लड़कियां उसे चाहती थीं, लेकिन किसी ने भी उससे सच्चा प्यार नहीं किया। नेहा ही वह लड़की थी जिसने उसे सच्चा प्यार दिया। राघव ने कहा, प्यार की अहमियत मुझे तुमसे ही पता चली, नेहा। थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। नेहा मुस्कुराए और उसे गले लगा लिया। नेहा वापस टेबल की तरफ चली गई। जैसे ही नेहा टेबल के पास पहुंची, वहां हेड शेफ आ गए। उन्होंने कहा, रणवीर सर ने आपके लिए ये सब अरेंज किया है। उन्हें जानना था कि आपको कैसा लगा। अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो कृपया बताइए। अब तक सबको लगता था कि यह पार्टी होटल की ओर से आयोजित है, लेकिन ये सुनकर सभी चौंक गए। नेहा ने जवाब दिया, सर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कहना।
उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, यही मेरे लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच। हेड शेफ वहाँ से चले गए। तभी कविता जी बोली, मुझे लगता है कि नेहा को यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। रणवीर जी अपने बेटे की खुशी में अपनी खुशी देख रहे हैं और इसका साफ मतलब यही है कि वो नेहा को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। उधर राघव वॉशरूम में था। उसे लग रहा था कि रेड वाइन पीने के बाद उसका पेट खराब हो रहा है। उसने अपना मुंह धोया और वॉशरूम से बाहर निकल आया। जब राघव टेबल की तरफ बढ़ रहा था तो कविता जी और प्रिय ने उसे देखकर मुंह बना लिया। राघव ने उन्हें नज़रअंदाज किया क्योंकि यह उनका रोज का काम था। राघव जैसे ही टेबल पर बैठा, अचानक एक वेट्रेस आई और उसका ग्लास उठाकर जमीन पर दे मारा। वेट्रेस चिल्लाई, तुम्हें क्या लगा, तुम यहाँ से बचकर भाग जाओगे? जब राघव टेबल की तरफ बढ़ रहा था तो कविता जी और प्रिय ने उसे देखकर मुंह बना लिया। राघव ने उन्हें नज़रअंदाज किया क्योंकि यह उनका रोज का काम था। राघव जैसे ही टेबल पर बैठा, अचानक एक वेट्रेस आई और उसका ग्लास उठाकर जमीन पर दे मारा। वेट्रेस चिल्लाई, तुम्हें क्या लगा, तुम यहाँ से बचकर भाग जाओगे? राघव हैरान होकर खड़ा हो गया। उसने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? और तुम कौन हो? वेट्रेस ने गुस्से में राघव का कॉलर पकड़ा और बोली, तुमने मुझे मोलेस्ट किया है। नेहा चौंक गई और बोली, ये सच नहीं हो सकता, तुम किसी और को समझ रही हो। वेट्रेस ने कहा, मुझे कोई गलती नहीं हुई है। ये वॉशरूम में मेरे पीछे आया और मुझे पकड़ लिया, फिर भाग गया। मैं इसके पीछे यहाँ तक आई। नेहा ने राघव की ओर देखा और पूछा, क्या ये सच है, राघव? राघव बोला, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैंने इसे पहले कभी देखा भी नहीं है। नेहा, तुम मुझे जानती हो, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? प्रिय ने बीच में आकर कहा, बात भरोसे की नहीं है, राघव। सवाल यह है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये लड़की सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही इल्ज़ाम क्यों लगा रही है? तभी होटल का मैनेजर और निखिल आ गए। मैनेजर ने कहा, निशा, क्या हो गया तुम्हें? निशा ने वही कहानी सुनाई। निशा ने अगले ही पल टेबल पर पड़ा चाकू उठाया और बोली, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं यहीं खुद को खत्म कर लूंगी। प्लीज लाइक द चैप्टर एंड शेयर विद अदर्स सो वी गेट मोर रीच। थैंक्स फॉर रीडिंग एंड गिव रिव्यू ऑल्सो वी गेट करेज एंड मोटिवेशन टू राइट मोर चैप्टर्स। योजक चिन्ह च 14 मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। योजक चिन्ह। मैनेजर ने कहा, अंपल्सिव मत बनो, इस रेस्टोरेंट का मैनेजर होने के नाते मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर मैनेजर राघव की तरफ मुड़ा और कड़क लहजे में बोला, आई डोंट नो तुम कौन हो, किस रईस फैमिली से बिलोंग करते हो। मैं बस इतना जानता हूँ कि यहाँ आकर तुमने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है और इसके लिए मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। अभी के अभी निशा से माफ़ी मांगो, अदरवाइज मैं पुलिस को बुलाऊंगा। राघव बेबस होकर उस लड़की की शक्ल देखने लगा। उसने कुछ भी नहीं किया था, पर फिर भी उसे सफाई देनी पड़ रही थी। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो, और क्या अपनी बात को प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत है? राघव की बात सुनकर नेहा हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, इतना बड़ा इल्ज़ाम तुम यूं ही नहीं लगा सकती। अगर तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने के लिए कुछ है तो साबित करो, और अगर नहीं है तो मेरे पति पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। नेहा को राघव पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि राघव ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तभी निशा ने कहा, जब मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो इसके शर्ट का बटन मेरे हाथ में आ गया। ये कहते हुए वह अपने हाथ में एक ब्लैक कलर का बटन लेकर आगे आए और नेहा की तरफ बढ़ा दिया। सबकी नज़रें राघव की शर्ट पर थीं। नेहा ने देखा कि राघव की शर्ट का सबसे ऊपर वाला बटन गायब था। ये देखते ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। वह डिसबिलीफ के साथ राघव को देखने लगी। राघव ने भी अपने शर्ट की तरफ देखा और उसका बटन वाकई गायब था। ये देखकर वह खुद शॉक्ड हो गया।
उसने नजरें उठाई तो सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसका गुनाह साबित हो गया हो। तभी प्रिया बोली, तुम सही कह रही थी, निशा। इसकी मासूम शक्ल देखकर कोई इसके हरकतों का अंदाजा नहीं लगा सकता। अब इसके शर्ट का बटन भी निशा के पास है। अब तुम क्या सफाई दोगे? वो आगे बोली, हम सभी जानते हैं कि वॉशरूम में जाने से पहले राघव को कविता जी और प्रिया ने गुस्से में देखा था और इसने अपने गुस्से का निकाल एक लड़की पर किया। प्रिया तुरंत नेहा की ओर मुड़ते हुए बोली, अब आप इस बारे में क्या कहेंगी? नेहा असमंजस में थी और राघव के सामने आकर बोली, प्लीज इसे अरेस्ट मत करो, इसे जेल में मत भेजो। नेहा और राघव 3 साल से साथ थे और अगर राघव ने ऐसी गलती की भी थी तो भी नेहा उसे पुलिस के हवाले नहीं कर सकती थी। वह बोली, हम अपनी गलती मानते हैं, प्लीज निशा, तुम या मैनेजर जो भी सजा देनी है दे सकते हो। हम कॉम्पेंसेशन देने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन प्लीज इसे जेल मत भेजो। मैनेजर ने कहा, अब बात हमारे होटल की सेफ्टी और रेप्यूटेशन की है। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसे पुलिस स्टेशन ले जाना ही होगा। अब जो भी फैसला होगा पुलिस करेगी। प्रिया ने नेहा का हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और बोली, तुम इसे क्यों बचाने की कोशिश कर रही हो? यह एक क्रिमिनल है और इसे सजा मिलनी चाहिए। अगर आज हम इसे छोड़ देंगे तो ये किसी और लड़की की जिंदगी भी बर्बाद करेगा। तुम अपने पति के प्यार में इतनी अंधी हो गई हो कि सही गलत कुछ समझ नहीं रही हो। प्रिया ने कहा, खबरदार अगर तुम राघव और पुलिस के बीच आई। मैनेजर, इसे यहाँ से ले जाए और ऐसी सजा दिलवाए जिससे ये दोबारा कभी ऐसा करने की हिम्मत ना करे। नेहा की आंखों में आंसू आ गए और उसने तेज आवाज में कहा, ठीक है, ले जाए इसे, कर दीजिए कानून के हवाले। राघव शॉक्ड होकर नेहा को देखने लगा। नेहा की एक एक शब्द उसे दिल में चुभ रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। नेहा, क्या तुम भी इन सब की बातों में आ गई हो? क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? तुम इन अनजान लोगों की बातों पर भरोसा कर सकती हो, लेकिन मेरे कैरेक्टर पर नहीं। तभी एक कड़क आवाज डाइनिंग हॉल में गूंज उठी। सामने से निखिल धीमे कदमों से चलता हुआ उनके बीच आ गया। सर, इस आदमी ने निशा को मोलेस्ट किया है। निखिल ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी होने वाली वाइफ के जीजू हैं। ये ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, निशा। निशा बोली, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है सर। ये वही आदमी है जिसने मुझे मोलेस्ट किया। सबूत के तौर पर यह बटन भी है। निखिल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। हम इस मैटर को प्राइवेटली सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, प्रिया ने कहा। वह बोली, इस आदमी ने मेरी बहन की जिंदगी के 3 साल बर्बाद कर दिए और अब इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। इसे जेल भेजो ताकि इसे सबक मिले। निखिल ने फिर नेहा की ओर देखा और कहा, अब हमारे रिश्ते का अंत हो गया है। इस हरकत के बाद मेरी बहन इसके साथ नहीं रहेगी। वह इसे डिवोर्स देगी और इससे छुटकारा पाएगी। राघव ने कहा, अब जब सबने मुझे दोषी मान ही लिया है और सबको लगता है कि मैंने ये गलती की है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे पुलिस स्टेशन भेज दो, पुलिस सच्चाई का पता लगा लेगी। राघव ने नेहा की ओर देखा और धीरे से कहा, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया। नेहा ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। निखिल ने मैनेजर की ओर इशारा किया और मैनेजर समझ गया कि क्या करना है। तुममें शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची। अब पुलिस ही तुम्हें ठीक करेगी। Please like the chapter and share with others so we get more reach. Thanks for reading and give review also we get courage and motivation to write more chapters. Love all, stay safe and healthy in life by all of you. योजक चिन्ह च 15 इस स्टेटमेंट में ही एक बहुत बड़ी गलती है। आरव पुलिस स्टेशन में था। सारा मामला समझने के बाद पुलिस ने आरव को लॉकअप में डाल दिया। एक पुलिस ऑफिसर ने गुस्से से कहा, तेरी सारी अकड़ आज ही निकल जाएगी। आज के बाद किसी लड़की को छेड़ना तो दूर, उससे नजरें उठाकर देख भी नहीं पाएगा। आरव के सामने 2 पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे। एक
जो पिछले 5 साल से इस थाने में था, अपने लेट 40s में था और इंस्पेक्टर की पोस्ट पर था। वहीं एक महिला ऑफिसर, जो कुछ ही दिन पहले अपनी ट्रेनिंग खत्म कर यहां आई थी, ने मेल ऑफिसर से इंटरोगेशन का चार्ज लिया। मेल ऑफिसर ने उसे डंडा थमाते हुए कहा, तुम इंटरोगेशन स्टार्ट करो। महिला ऑफिसर आरव के सामने आई, उसे ऊपर से नीचे तक घूरकर देखा और सख्त लहजे में बोली, मैं जितना पूछूं उतना जवाब देना, न ज्यादा न कम, और सच बोलना, क्योंकि झूठ का अंजाम तुम सह नहीं पाओगे। नाम क्या है तुम्हारा और उम्र क्या है? शादीशुदा हो या अनमैरिड? आरव ने जवाब दिया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सफाई दे पाता, महिला ऑफिसर ने उसे सख्त नजरों से देखा और बोली, शादीशुदा हो, फिर भी ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आए। आरव ने सवाल किया, ऑफिसर, क्या आपने मुझे उस लड़की को छेड़ते हुए देखा है? महिला ऑफिसर गुस्से में बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे खिलाफ सबूत इस बैग में रखा है। उसने पास रखे प्लास्टिक बैग की ओर इशारा किया, जिसमें आरव की शर्त थी। अगर तुम अब भी अपना गुनाह कबूल नहीं करते हो, तो हमें तुम्हारा केस कोर्ट में देना पड़ेगा, महिला ऑफिसर ने कड़े लहजे में कहा। लेकिन अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर लोगे, तो शायद तुम्हारी सजा कम हो जाए। आरव ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, आप मेरा केस कोर्ट में दे दीजिए। महिला ऑफिसर गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए बोली, तुमसे बदतमीज क्रिमिनल मैंने आज तक नहीं देखा। सारे सबूत सामने हैं, फिर भी तुम अपना जुर्म कबूलने से इनकार कर रहे हो। तभी मेल इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और बोला, माइंड योर एटीट्यूड, तुम इंटरोगेशन के बीच में हो। महिला ऑफिसर ने गहरी सांस ली और फिर आरव से कहा, तुम्हें कुछ और बताना है? आरव ने शांत स्वर में कहा, क्या मुझे खुद को डिफेंड करने के लिए एक वकील मिल सकता है? मेल इंस्पेक्टर ने ठंडे स्वर में कहा, तुम सच में खुद को कोर्ट में घसीटना चाहते हो? कानून सिर्फ सबूत देखता है। अगर तुम्हारा गुनाह साबित हो गया, तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। आरव ने शांत भाव से कहा, सर, मैं भी खुद को कोर्ट तक नहीं घसीटना चाहता, लेकिन कोई मेरी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं है कि मैं निर्दोष हूँ। मुझे अपनी बात साबित करने के लिए वकील की जरूरत है। बस एक कॉल करने दीजिए। इंस्पेक्टर ने आरव का बयान लिया और कहा, इंटरोगेशन के बाद तुम वकील बुला रहे हो, शर्म नहीं आती? आरव ने महिला पुलिस ऑफिसर की ओर देखा और आत्मविश्वास से कहा, देखिए, आप माने या न माने, लेकिन एक कॉल के बाद आपको मुझे यहाँ से जाने देना होगा। महिला ऑफिसर बोली, और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, जैसे तुम किसी मंत्री को फोन करोगे। आरव ने फोन पर कहा, हेलो निहाल खन्ना, यह आरव अंबानी है। मुझे मनाली के पुलिस स्टेशन में लाया गया है। मुझे 1 घंटे के अंदर यहाँ से बाहर निकालो। महिला ऑफिसर ने जैसे ही निहाल खन्ना का नाम सुना, उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, देखते हैं, 1 घंटे में तुम यहाँ से कैसे निकलते हो। करीब 20 मिनट बाद इंटरोगेशन रूम का दरवाजा खुला और एक मिडिल ईस्ट आदमी, सूट पहने हुए, अपने हाथ में कागज लिए अंदर आया। मेल इंस्पेक्टर ने उसे रिसीव करते हुए कहा, हेलो सर, आप कौन? आदमी ने जवाब दिया, मैं आपका वकील राजेश अग्रवाल हूँ, निहाल सर ने मुझे यहाँ भेजा है। आरव के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। राजेश अग्रवाल शहर के जाने माने वकील थे, जिन्होंने आज तक एक भी केस नहीं हारा था। राजेश ने पुलिस वालों से कहा, क्या मैं अपने क्लाइंट से कुछ देर अकेले में बात कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, मेल ऑफिसर ने कहा और महिला ऑफिसर को इशारा करते हुए वे बाहर चले गए। राजेश ने आरव की ओर मुड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हारा केस पढ़ लिया है। मुझे पता है कि तुम निर्दोष हो और हम इसे जीतेंगे। तुम मुझे बताओ कि उस दिन होटल में क्या हुआ था। आरव ने पूरी घटना को विस्तार से बताया। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये केस पहले ही जीत लिया है। बाहर आकर राजेश ने पुलिस से कहा, आप विक्टिम को लेकर अंदर आइए। हमें कुछ बातों की जांच करनी होगी। निशा, जो होटल में घटना के समय मौजूद थी, अंदर आई।
राजेश ने उसे बयान दिखाते हुए कहा, ये तुम्हारा स्टेटमेंट है, क्या इसमें कुछ बदलना चाहती हो? निशा ने स्टेटमेंट पढ़ा और कहा, नहीं, ये सही है। राजेश ने आरव से पूछा, क्या तुम्हें पहले दिए बयान और इस बयान में कुछ फर्क दिख रहा है? आरव ने कहा, नहीं, दोनों एक ही हैं। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, इस स्टेटमेंट में ही एक बहुत बड़ी गलती है। लेडी ऑफिसर, मेल ऑफिसर और निशा तीनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। गलती? कैसी गलती? राजेश अग्रवाल बोले। स्टेटमेंट के अनुसार जब निशा अपना चेहरा धो रही थी तब राघव पीछे से आया और उसने निशा को गले लगाया, सही? हाँ, पर गलती क्या है? गलती यह है कि जब राघव ने निशा को पीछे से गले लगाया और जब राघव का चेहरा निशा के पीछे था तब निशा ने राघव की शर्ट के सामने का बटन कैसे पकड़ा, और वो भी शर्ट का सबसे ऊपर का बटन। आप लोग कल्पना कर सकते हो किस तरह का पोस्टर होगा। मेल ऑफिसर बिल्कुल हैरान रह गया। उसने एक एक कर निशा और राघव की तरफ देखा। ऑफिसर सिर हिलाकर बोला, हाँ, ये बात सही है। अगर राघव उसके पीछे होगा तो निशा कभी भी उसकी शर्ट के ऊपर के बटन को छू नहीं सकती। निशा के चेहरे का हाव भाव धीरे धीरे गहरे होते गए। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। फिर भी उसने अपनी बात को समझाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, हाँ, पहले मेरा बैग उसकी तरफ था, लेकिन जब मैंने संघर्ष किया तो मैं उसकी तरफ मुड़ी। अच्छा, सच में? राजेश अग्रवाल धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए निशा के पास आ गए और बोले, तुम्हारे बयान के अनुसार जैसे ही राघव ने तुम्हें पीछे से गले लगाया तुम जोर से चिल्लाए और राघव डरकर वहां से भाग गया। यहाँ पर तो कोई संघर्ष नहीं था। तुमने बस राघव को वहां से डाइनिंग हॉल की तरफ भागते हुए देखा। तुम्हें मौका ही नहीं मिला राघव का सामना करने का। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, अब मैं सच बोल रही हूँ, निशा ने कहा। राजेश अग्रवाल ने मेल ऑफिसर की तरफ देखकर शांति से कहा, ऑफिसर, इस लड़की के बयान बिल्कुल इनकंसिस्टेंट हैं। पहले इसने कुछ और कहा था और अब कुछ और ही कह रही है। अगर राघव ने सच में इसे मोलेस्ट किया है तो इसके कपड़ों पर उसके फिंगरप्रिंट्स जरूर होंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसके कपड़ों का फिंगरप्रिंट चेक करवाइए। राजेश अग्रवाल ने निशा की ओर देखते हुए कहा, मिस निशा, अगर आपके कपड़ों पर राघव के हाथ के निशान नहीं मिले तो इसका मतलब यही होगा कि आप मेरे क्लाइंट पर झूठा आरोप लगा रही हैं। आप मेरे क्लाइंट की प्रतिष्ठा को खराब करना चाहती हैं और कानून के अनुसार किसी को बदनाम करना अपराध है। हमारे देश के कानून में डेफेमेशन की सज़ा कम से कम 2 साल की होती है और जुर्माने के रूप में पैसे देने पड़ते हैं। निशा का चेहरा डर से पीला हो गया। जेल जाने के ख्याल से वह लगभग चिल्लाती हुई बोली, नहीं नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैंने ये सब अपने मन से नहीं किया है। मुझे ये करने के लिए कहा गया था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। निशा, जो होटल में एक साधारण वेटर के रूप में काम कर रही थी, आज पहली बार पुलिस स्टेशन आई थी। वह पहले से ही गिल्टी महसूस कर रही थी कि उसने एक निर्दोष पर झूठा आरोप लगाया। जब कानून ने उसकी स्टेटमेंट में गलतियां निकालकर उसे गलत साबित कर दिया और उसे जेल भेजने की धमकी दी, तो डर से उसके मुंह से सच निकल गया। इस पूरी स्थिति के जल्दी बदलने से वहां खड़े ऑफिसर हैरान हो गए। उन्हें कुछ सोचने समझने का समय ही नहीं मिला। सच्चाई सुनने के बाद लेडी ऑफिसर गुस्से से बोली, किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? निशा ने घबराते हुए लेडी ऑफिसर को देखा और कहा, अगर मैं आपको सच बता दूंगी तो क्या आप मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगी और जेल नहीं भेजेंगी? लेडी ऑफिसर ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और तेज आवाज में बोली, ये तुम्हारा होटल नहीं है जहां तुम मोल भाव कर रही हो। मेरे सवालों का सही जवाब दो। तभी राघव ने लेडी ऑफिसर को रोकते हुए कहा, ऑफिसर, रुकिए। मैं इस मामले को प्राइवेटली सुलझाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप इस मामले में और परेशान हों। इसने कानून तोड़ा है तो इसे स्पष्टीकरण देना होगा। राघव ने मेल ऑफिसर से कहा, देखिए, कानून के अनुसार मुझे यह अधिकार है कि मैं इस मामले को प्राइवेटली सुलझा सकता हूँ।
आपसे अनुरोध है कि कृपया हमें अकेला छोड़ दीजिए। मेल ऑफिसर ने हिचकिचाते हुए लेडी ऑफिसर की तरफ देखा और कहा, अब जब दोनों पक्षों ने केस सुलझाने का फैसला कर लिया है, तो हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेडी ऑफिसर बाहर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जब वो लोग वहां से चले गए, तो राघव ने निशा की तरफ देखा और बहुत ठंडे लहजे में पूछा, अगर तुमने सच बता दिया कि यह सब करने के लिए तुमसे किसने कहा था, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। निशा हिचकिचाते हुए जमीन की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे को देखकर साफ पता लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर इस सवाल से जूझ रही थी कि उसे सच बताना चाहिए या नहीं। तुम्हें ये सब निखिल ने करने के लिए कहा था, सही? निशा, जो निखिल के होटल में काम करती थी, चुप रही। लॉयर ने उसे डराते हुए कहा, सर तुम्हें एक मौका दे रहे हैं कि तुम सच सच उन्हें सब कुछ बता दो। अगर तुमने यह मौका गंवा दिया, तो फिर तुम जानती हो कि मैं कोई नरमी नहीं बरतूंगा। नहीं, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। निशा ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये सब निखिल ने करवाया है। पार्टी हॉल के बीच में वह मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ये सब करने के लिए कहा। राघव ने फिर पूछा, तुमने मेरी शर्ट का बटन तभी लिया था जब डाइनिंग हॉल में तुम मुझ पर आरोप लगा रही थी, सही? निशा ने बिना हिचकिचाए स्वीकार किया और कहा, हाँ, ये भी मुझे निखिल सर ने ही करने को कहा था। राघव का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पूछा, पर एक आखिरी सवाल, उसने ये सब क्यों किया? निशा बोली, ये तो मुझे भी नहीं पता सर। उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मुझे बस इतना कहा कि मैं जाऊं और सबके सामने ये दिखाऊं कि आपने मुझे मोलेस्ट किया है। अगर मैं ऐसा करती हूं तो वो मुझे प्रमोशन देंगे और अगर मैंने मना कर दिया तो कंपनी से निकाल देंगे। निशा की बात सुनकर लॉयर राघव की तरफ मुड़ा और पूछा, आप क्या चाहते हैं कि मैं निखिल के खिलाफ कोई कार्रवाई करूं? राघव ने सिर हिला दिया। उसे पहले से ही शक था कि निखिल ने ही यह सब किया है। अब जब सच्चाई सामने आ गई थी, वह जानना चाहता था कि निखिल का असली मकसद क्या है। राघव ने कहा, नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि निखिल और क्या कर सकता है। निशा, मैं तुम्हें इस मामले से दूर कर दूंगा, लेकिन ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस मामले से दूर जाना चाहती हो या नहीं। निशा ने कहा, अगर आप मुझे जेल नहीं भेज रहे हैं, तो आप जो भी कहेंगे, मैं करने को तैयार हूँ। राघव ने कहा, अभी तुम्हें पुलिस के सामने ये कहना होगा कि तुम मुझसे पैसे वसूलना चाहती थी, इस वजह से तुमने मुझे सबके सामने बदनाम किया। लेकिन तुमने यह उम्मीद नहीं की थी कि मैं तुम्हें भुगतान करने से पीछे हट जाऊंगा। होटल में भी सबके सामने जाकर तुम यही बयान दोगी। निखिल या किसी को भी इस बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए कि मुझे इस मामले की सारी सच्चाई पता है। तुम सारा दोष अपने ऊपर ले लो। 16 प्लीज मुझे जाने दीजिए। योजक चिन्ह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर इतना गंदा इल्जाम लगाने की? नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसे देखकर इंस्पेक्टर ने जल्दी से निशा को खींचकर अपने पीछे कर लिया। मैम, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मैं आपके इमोशंस को समझ रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह कानून को नहीं तोड़ सकती। किसी के ऊपर हाथ उठाना कानूनी जुर्म है। वो लड़की यही डिजर्व करती है। मेरे पति पर इतना गंदा इल्जाम लगाने के लिए मुझे इसे सबक सिखाना है। नेहा राघव की तरफ मुड़ी, जो मासूमियत से उसे ही देख रहा था। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कदम बढ़ाया और बोली, आई एम रियली सॉरी हनी। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन करना चाहिए था, अपने प्यार पर यकीन करना चाहिए था। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? राघव ने आगे बढ़कर नेहा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, नेहा, मैंने तुम्हें ब्लेम ही नहीं किया है। तुम तो बस वो देख रही थी जो तुम्हें दिखाया जा रहा था। अब इसमें तुम्हारी क्या गलती? देखो, अब मैंने खुद को निर्दोष भी साबित कर दिया है। ये साबित हो चुका है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अब क्या तुम फिर भी मुझे छोड़ दोगी? जब कविता जी ने सारी सच्चाई सुनी, तो वह ऑकवर्ड महसूस करने लगी।
उन्होंने बहुत कुछ कह दिया था, जैसे कि राघव को फांसी की सजा होनी चाहिए। अब जब सारा मामला सुलझ गया और मिस्टर राजपूत और निशा ने मामला प्राइवेटली हल कर लिया, तो वह बोली, अब हमारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, हम चलते हैं। पुलिस वहाँ से चली गई। पुलिस को जाते हुए देखकर निखिल ने चैन की सांस ली। वो खुश था कि भले ही उसका प्लान सफल नहीं हुआ था, लेकिन उसकी इमेज पर कोई गलत असर नहीं पड़ा था। मोहन, आपने देखा सब कुछ सही हो गया। राघव ने कुछ भी गलत नहीं किया था। कविता जी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया। वह जानती थी कि इतनी आसानी से उनकी बेटी राघव को तलाक देने वाली नहीं है। नेहा सामने खड़ी निशा की तरफ घूरते हुए बोली, लेकिन इस लड़की को तो मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। इसने राघव को बर्बाद करने के लिए अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। निशा ने नेहा के गुस्से से लाल चेहरे को देख लिया। वह दौड़ते हुए नेहा के पास गई और बोली, सर प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। हाँ, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। तुम्हारी वजह से इतने लोगों के बीच में हमारे होटल में इतना तमाशा हुआ। हमारे होटल की रेप्यूटेशन दांव पर लग गई। मेरी फैमिली की इतनी इंसल्ट हुई। राघव किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं था। राघव और नेहा का रिश्ता दांव पर लग गया था। अब इतना कुछ करने के बाद तुम्हें जाना तो होगा। तुम बिल्कुल जा सकती हो, लेकिन हमेशा के लिए। कल से तुम्हें यहाँ पर काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर फायर्ड। ये कहकर निखिल ने हल्के से निशा को बाहर जाने का इशारा किया। इशारे को समझते हुए निशा वहाँ से बाहर चली गई। राघव उसके एक्सप्रेशंस को अच्छी तरह से समझ रहा था। निखिल ने राघव की तरफ मुड़कर कहा, राघव, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमारे होटल में ऐसी घटिया औरत काम कर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतना झूठा भी कैसे हो सकता है। वहाँ खड़े हर किसी की नज़रों में निखिल महान बन गया था। सब समझने लगे थे कि निखिल कितना अच्छा है कि उसने गलत का साथ न देते हुए कुछ ही मिनट में वेटर को नौकरी से निकाल दिया। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी इसने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो लड़की इतनी भीड़ में सबको छोड़कर इसके पास आए और इसे ब्लेम किया। वह है ही इसी लायक। और वैसे भी इसे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए कि तुम्हारी वजह से किसी को नौकरी मिली है। प्रिया और कविता जी की बातों से साफ था कि उन दोनों की नज़रों में निखिल की क्या अहमियत थी और राघव की क्या जगह थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह राघव को ही ब्लेम कर रहे थे और निखिल नाटक कर रहा था। पर राघव को उसे एक्सपोज करने की कोई जल्दी नहीं थी। अगर निखिल ने ईमानदारी से सब कुछ सच बता दिया होता, तो राघव को उससे कोई शिकायत नहीं रहती। नहीं, नहीं, प्रिया ठीक कह रही है। इसमें तुम्हारी क्या गलती? मैं तो बस ये कह सकता हूँ कि शायद मैं ही अनलकी हूँ, इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ। खैर छोड़ो, बट थैंक्स अ लॉट टू यू मुझे नौकरी दिलाने के लिए। अरे कोई नहीं, बस तुम अपना ख्याल रखना कि आगे चलकर तुम्हें इस तरह की किसी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। नेहा ने जब देखा कि सारा मामला सुलझ गया है और अब सब नॉर्मल है, तो घड़ी में टाइम देखते हुए बोली, रात के 11 बज गए हैं। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए, वरना हम लेट हो जाएंगे। मैं बिल पे करके आती हूँ। नेहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि आज रात का बिल मैं पे करूँगा। तुम्हें पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मेरी तरफ से अपने लिए टोकन ऑफ एप्रिशिएशन समझना। नहीं, निखिल, मेरा मानना है कि फैमिली के रिश्तों के बीच पैसों का लेन देन सही तरीके से होना चाहिए और अभी तक तो तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बने भी नहीं हो। अभी तुम सिर्फ प्रिया के बॉयफ्रेंड हो और इसलिए मैं तुमसे इतना बड़ा एप्रिशिएशन नहीं ले सकती। मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ नेहा। हमें बार बार किसी से फेवर्स नहीं लेने चाहिए और किसी की अच्छाई का फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए। कितनी बेशर्मी से तुम बात कर रहे हो। तुमने तो आज तक हमारे घर में एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। राजपूत नाम है तुम्हारा, पर तुम मुफ्त का बैठकर खा रहे हो। तुम्हारे मुंह पर तो ये सारी बातें अच्छी भी नहीं लगती। इस बात को राघव के साथ क्यों जोड़ रही हो?
निखिल ने इशारे से एक वेटर को पास बुलाया और उसे कहा कि हेड शेफ को वहां लेकर आए। कुछ ही देर में हेड शेफ उसके सामने खड़ा था। तुमने आज कितनी डिशेस बनाई थी और कौन कौन सी, उनके बारे में बता दो ताकि बिल का कैलकुलेशन हो जाए। और हाँ, वाइन मेरी तरफ से था तो उसे ऐड मत करना। तो मैंने टोटल 24 डिशेस बनाई हैं, जिनमें से कुछ सिग्नेचर डिशेस थीं जिनमें मैं एक्सेलेंट हूँ। तो हर टेबल का 25,000, यहाँ 3 टेबल थे तो टोटल 75,000 का बिल बनेगा। और मैंने खुद सबके लिए खाना बनाया है तो इसका सर्विस चार्ज ऐड होगा 5,000 हर एक टेबल का, तो 3 टेबल के लिए 15,000। इतना ज़्यादा रेट? अरे ये तो सच में बहुत एक्सपेंसिव है। वहाँ खड़े नेहा के कलीग्स आपस में बातें करने लगे। राघव को छोड़कर वहाँ खड़े हर पर्सन का ऐसा ही रिएक्शन था। कविता जी ने जैसे ही इतना बड़ा अमाउंट सुना, उनके होश उड़ गए। उन्होंने अपने दांत को पीसते हुए राघव की तरफ देखकर कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब निखिल बिल दे रहा था तो तुम्हें क्या जरूरत थी अपना मुंह बीच में खोलने की। नेहा को भी पैसे ज्यादा लग रहे थे, पर उसने अपना कार्ड निकाला और ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जैसे ही कार्ड आगे बढ़ाया, हेड शेफ ने उसे रोक दिया। मैम, आपका पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। व्हाट? पेमेंट हो गया है? किसने किया पेमेंट? मैम आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया। मिस्टर रणवीर ने आपका पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है और वो अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से बाहर गए हैं। कुछ देर पहले तक तो वहाँ खड़े सबको लग रहा था कि नेहा को इतना ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन अब सबको उसकी किस्मत से जलन होने लगी। आज तो नेहा का लकी डे है। पहले आज उसका प्रमोशन हुआ और फिर उसे वो बंगलो मिलना, फिर उसकी पार्टी में खुद मिस्टर रणवीर आए और अब सारा पेमेंट भी उन्होंने कर दिया। वाओ, तुम्हें नहीं लगता बात कुछ और है? मिस्टर रणवीर नेहा पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है। नेहा, जो खुद शॉक्ड थी, पूछते हुए बोली, मेहरबान लेकिन क्यों? जोया, जो अब तक यही सोचकर ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी कि अगर उसने ज्यादा कुछ कहा तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, लेकिन अब वह समझ गई थी कि राघव की उसे फैमिली में क्या इज्जत है, बोली, नेहा, तुम्हें सच में नहीं पता क्या? तुम न समझने का नाटक कर रही हो। वो सब इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम उनके बेटे सूर्या के साथ शादी कर लो। ये बात यहाँ मौजूद हर किसी को अच्छे से पता है, इंक्लूडिंग यह कि सूर्य तुम्हें पसंद करता है। रणवीर सर का आज सिर्फ एक ही दिन में तुम्हारे लिए इतना कुछ करना, क्या अब भी तुम्हें उनके हिंट समझ नहीं आ रहे कि वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं? नेहा इनकार करती हुई बोली, यह इम्पॉसिबल है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। उन्होंने ये सब किया, लेकिन इसके पीछे ज़रूर कोई दूसरा रीज़न होगा। राघव, ये सब झूठ है, मेरे और सूर्य के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। राघव के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे नेहा पर पूरा भरोसा था और वह ये भी जानता था कि रणवीर यह सब सोचने की या करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो वह किसी को बेचकर अपने बेटे के हाथ और नहीं तुड़वाता, जिस वजह से उसका बेटा अभी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा था। नेहा, तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई ट्रस्ट यू। राघव का इतना प्यार और विश्वास नेहा के दिल को छू गया। उसकी घबराहट कम हो गई। मैं कल ही रणवीर सर से सारी चीज़ें क्लियरली पूछूंगी, और जो जोया कह रही है, अगर उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो मैं रेजिग्नेशन दे दूंगी। दी, तुम क्यों जॉब से रिज़ाइन दोगी? तुम्हें इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा प्रमोशन और वो बंगला अच्छा नहीं लग रहा क्या? एक तो दिन रात मेहनत करके तुम यहाँ तक पहुँची हो, और क्या हो गया अगर तुम्हारे बॉस का बेटा तुम्हें पसंद करता है? प्रिय ने आगे कहा, अगर तुम्हारे बॉस ने वो सब अपने मकसद के लिए किया है, तो इस फटीचा के लिए अपनी जॉब से रिज़ाइन दोगी? कविता जी गुस्से में अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गईं और तेज आवाज में बोली, जॉब से रिज़ाइन करने का मतलब है कि खुद अपने हाथों से अपने ब्राइट फ्यूचर को बर्बाद करना। मैं तुम्हारी रेजिग्नेशन से बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रही हूँ। अगर तुमने रिज़ाइन किया तो आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। आज से तुम मेरी बेटी नहीं हो।
ये कहकर कविता जी गुस्से में अपना पर्स उठाकर होटल से बाहर निकल गईं। कविता जी बहुत डर गई थीं कि अगर नेहा ने जॉब से रिजाइन कर दिया तो इतने करोड़ का घर उनके हाथों से ऐसे ही निकल जाएगा। उसे घर में तो वह अभी तक कदम भी नहीं रख पाई थीं। आज तुम्हारी वजह से मॉम को इतना गुस्सा आया है और मॉम इतनी हर्टफुल हो रही हैं। तुम अपनी पोस्ट से सिर्फ इस राघव की वजह से रिजाइन करना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है कि रेजिग्नेशन के बाद वह तुम्हारा सपोर्ट कर पाएगा? हमारे पेरेंट्स रिटायर हो जाएंगे तो क्या वह उनको सपोर्ट कर पाएगा? नहीं। अपनी बात कहकर प्रिया भी गुस्से से वहां से चली गई और निखिल भी उसके पीछे पीछे होटल से बाहर निकल गए। ये तमाशा देखकर नेहा के कलीग्स भी वहां से जाने को उठ खड़े हुए। नेहा, हमें भी अब यहाँ से निकलना चाहिए। सी योर टुमारो। एक एक कर सब वहां से निकल गए। जोया नेहा के पास आई और बोली, अपनी रेजिग्नेशन के बारे में इतनी जल्दी डिसीजन मत लो। आराम से इसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचो। ये कहकर जोया ने राघव को घूरते हुए देखा और वहां से बाहर निकल गई। इतना सब कुछ हो जाने की वजह से नेहा का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था। उसे देखकर लग रहा था कि वह अब बस रोने ही वाली है। ये पहली बार था जब इस तरह उसके पेरेंट्स और उसकी बहन ने उसे क्रिटिसाइज किया था। आज वह सैड भी थी और हर्ट भी। राघव ने नेहा का हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे कंफर्ट फील कराते हुए बोला, नेहा, तुम उदास मत हो। तुम्हारी फैमिली बस इतना चाहती है कि तुम अपने ब्राइट फ्यूचर को दांव पर न लगाओ और तुम्हारे रेजिग्नेशन के डिसीजन से मैं भी एग्री नहीं करता हूँ। राघव, तुम्हें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि बॉस का बेटा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसकी गलत इंटेंशंस हैं। राघव ने कड़वाहट भरी स्माइल दी। ये सोचकर कि आज मिस्टर रणवीर ने कुछ ज्यादा ही एफर्ट डाल दिया था, जिस वजह से लोगों के दिमाग में ये सारी फालतू की बातें आने लगी और उसकी वजह से नेहा को इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। नेहा, आज पार्टी में तुम्हारे बॉस को मैंने पहली बार देखा और उन्हें देखकर जानकर मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगा कि उनके मन में तुम्हारे लिए कोई गलत इंटेंशन है। और अगर किसी तरीके की गलत इंटेंशन हुई भी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। डोंट वरी, तुम उसे नहीं छोड़ोगे। मतलब तुम क्या करोगे उसके साथ? राघव के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस हो गया। उसने कहा, अगर किसी के भी मन में तुम्हारे लिए गलत इरादे आए तो मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाऊंगा और यह किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। राघव के एक्सप्रेशंस को देखते हुए नेहा को लगा जैसे राघव अपने नॉर्मल वे से हटकर आज कुछ अलग तरीके से बात कर रहा है। राघव का टोन बिल्कुल नॉर्मल था, पर उसकी बातों को सुनकर लग रहा था जैसे वह बहुत इंटेंशनली बात कर रहा है। ये कहते हुए नेहा मुस्कुराने लगी और माहौल अगले ही पल इजी हो गया। अच्छा, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि तुम मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाओ, और इसके लिए तो सबसे पहले तुम्हें मेरे पेरेंट्स से लड़ना होगा। नहीं नेहा, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उन्हें रियलाइज करवा दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। नेहा ने अपनी आंखों के कोने से अपने आंसुओं को साफ किया और मुस्कुराने लगी। वो काफी इमोशनल हो रही थी, पर राघव के साथ वो हमेशा ही खुश हो जाती थी। मैं बहुत लकी हूँ राघव कि तुम मेरे साथ हो। चलो अब घर चलते हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और होटल के बाहर आ गए। राघव ने अपनी बाइक स्टार्ट की और नेहा उसके पीछे बैठ गई। नेहा ने राघव को उसकी कमर से पकड़ लिया और अपना फेस उसके कंधे पर टिका लिया। अब राघव मुस्कुराते हुए बाइक के मिरर से नेहा की तरफ देख रहा था। वो इस वक्त इस मोमेंट को बहुत एंजॉय कर रही थी। दोनों जैसे ही घर पहुंचे, उनकी नज़र सोफे पर गुस्से में बैठी कविता जी पर पड़ी। राघव और नेहा को घर के अंदर आते देख कविता जी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गईं और तेज आवाज में बोली, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, अगर तुमने कल अपना रेजिग्नेशन दिया तो मैं तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगी जब तक तुम राघव को डिवोर्स नहीं दे देती। नेहा ने हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ कविता जी को देखकर कहा, मॉम, मैं रेजिग्नेशन नहीं दे रही हूँ, पर आप इस तरह से मुझे धमकी देना बंद करेगी, प्लीज।
तुम सच में रेजिग्नेशन नहीं दे रही हो? नहीं, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, लेकिन जो पैसे उन्होंने मेरे ऊपर खर्च किए हैं, मैं वो ज़रूर लौटा दूंगी। मैं किसी का उधार अपने ऊपर नहीं रखती। नेहा की बात सुनकर कविता जी के दिल से एक बोझ हट गया। अब जब तुम रेजिग्नेशन नहीं दे रही हो, तो मैं चाहती हूँ कि कल ही हम उस घर में मूव कर जाएं। राघव, तुम कल अपनी जॉब से लीव ले लो और सारा सामान वहाँ मूव करने में मेरी मदद करो। मॉम, आपको इतनी जल्दी क्या है उस घर में मूव करने की? राघव को समझ में आ गया था कि अब कविता जी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थीं। वो जल्द से जल्द उस घर में जाना चाहती थीं ताकि नेहा के पास जॉब करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही न बचे। मॉम, मुझे आपकी हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी जॉब अभी परमानेंट नहीं हुई है। ऐसे में लीव मिलना थोड़ा मुश्किल है। राघव अपनी जॉब में पहले ही दिन लेट हो गया था, जिस वजह से उसके बॉस ने उसकी बुरी तरह से इंसल्ट की थी। अगर उसने दूसरे दिन ही लीव लिया, तो वो उसे निकाल भी सकते थे, और अगर ऐसा होता तो नेहा की फैमिली उसे और भी नीचे नज़रों से देखती। तुम वो घर मुझे नहीं देना चाहते, इस वजह से तुम एक्सक्यूज़ बना रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कविता जी ने ताने मारते हुए कहा। मॉम, आप जानती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं वाकई चाहता हूँ कि आप दोनों उस घर में खुश रहें, लेकिन जॉब भी ज़रूरी है। नेहा ने बीच में बोलते हुए कहा, मॉम, मैं आपकी मदद के लिए एक हेल्पर अरेंज कर दूंगी। कविता जी ने गुस्से से कहा, तुम्हें इस काम में पैसे क्यों बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है, जब घर में पहले से ही एक बेकार मजदूर पड़ा हुआ है। राघव समझ गया कि अगर उसने कविता जी की मदद करने से इनकार कर दिया तो वो उससे और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगी। उसने हल्के स्वर में कहा, मॉम, मैं कल ऑफिस जाऊंगा और जल्दी से काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा। जैसा आप कहें, वैसा ही करूंगा। बस भूलना मत कि आपको कल हमारी मदद करनी है। इस मैटर को डिस्कस करने के बाद राघव और नेहा अपने बेडरूम में आ गए। नेहा ने राघव से कहा, राघव, मैं तुमसे इतनी भीड़ में पूछ नहीं पाई थी, लेकिन क्या तुम्हें सच में बुरा नहीं लग रहा कि उस घर पर हमारा हक था, लेकिन उसमें मेरे पेरेंट्स शिफ्ट हो रहे हैं अब? राघव ने शांत स्वर में जवाब दिया, वह बस एक मकान है, घर तो लोगों के होने से बनता है। नेहा, मेरा घर वही है जहां तुम हो, और आई प्रॉमिस कि मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा विला खरीदूंगा। नेहा टीजिंगली मुस्कुराई और बोली, तुम इतनी अच्छी बातें कर रहे हो आज। वैसे मैं भी उस दिन का वेट करूंगी जब तुम मेरे लिए एक बहुत अच्छा विला खरीदोगे। राघव ने गंभीर स्वर में कहा, तुम डिजर्व करती हो सब कुछ। बस थोड़ा और पेशेंस रखो। राघव, मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात कहनी थी, नेहा ने संजीदा होते हुए कहा। राघव, मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात कहनी थी। उद्धरण चिन्ह 17 सॉरी मॉम, मैं मीटिंग में था। नेहा का प्यारा चेहरा ब्लश करने लगा और वह बोली, राघव, मम्मी पापा और प्रियकर नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे और हमारी शादी को भी अब 3 साल होने को हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें बेबी प्लान करना चाहिए। नेहा और राघव का घर 3 BHK था, जिसमें एक बाथरूम और 3 बेडरूम थे। सारे बेडरूम की दीवारें आपस में लगी हुई थीं। घर में केवल 5 लोग ही रहते थे, फिर भी अपने डेली रूटीन में सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस वजह से शादी के 3 साल बाद भी नेहा और राघव ने अब तक बेबी प्लान नहीं किया था। दूसरी वजह ये थी कि अगर कभी रात को वे दोनों करीब आना चाहते, तो उन्हें सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि एक बार प्रिया ने उन दोनों की घर में शिकायत कर दी थी। उसके बाद से राघव और नेहा की इंटिमेसी बिल्कुल कम हो गई थी। इतने सालों से साथ रहने के बाद भी उनके बीच फिजिकल प्रॉक्सिमिटी कम हो गई थी। तीसरी और सबसे अहम वजह ये थी कि अगर नेहा प्रेग्नेंट हो जाती, तो उसे जॉब से लेकर आराम करना पड़ता। इस वजह से भी उन्होंने अब तक यह फैसला नहीं लिया था। राघव के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और उसने कहा, अभी नहीं, पहले फैमिली को दूसरे घर में शिफ्ट हो जाने दो, वरना प्रिया का किस्सा भूल गई क्या तुम? राघव ने बेचारा सा फेस बनाते हुए कहा, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। दोनों हंसने लगे।
नेहा के दिमाग में कुछ आया। उसे सोचते हुए देखकर राघव समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है। तो उसने ही कहा, तुम यही सोच रही हो ना कि जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तो जॉब से छुट्टी ले लोगी और ऐसे में फैमिली इनकम कैसे जनरेट होगी, सही? हाँ राघव, क्योंकि तुम्हारी जॉब तो अभी नई नई है, नेहा ने कहा। इससे पहले कि नेहा कुछ और कहती, राघव सीधा बैठ गया और बोला, नेहा, तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे 10 बच्चे भी होंगे तो उन्हें भी अच्छी लाइफ देने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही तुम्हारी जॉब की बात, तो प्रेगनेंसी के बाद तुम जब चाहो जॉब क्विट कर सकती हो। मैं सब संभाल लूंगा। सारा प्लान तैयार है नेहा, तुम बस आराम करो। नेहा ने आज से पहले राघव को इतना कॉन्फिडेंट कभी नहीं देखा था। वो अब टेंशन फ्री फील करने लगी, क्योंकि आज तक राघव ने जो भी कहा था सब कुछ किया था। उसने अपना हर वादा पूरा किया था। तो अगर राघव इतना कॉन्फिडेंट होकर कुछ कह रहा था तो उसकी बात में दम तो था। ये सोचकर नेहा ने उसे गले से लगा लिया, फ्यूचर में मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट रहूंगी, तो तुम्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ओके? अगले दिन सुबह जल्दी उठकर राघव ने रोज की तरह पास के रेस्टोरेंट से सबके लिए बाहर से नाश्ता लाया। उस रेस्टोरेंट में देश के हर जगह के खाने की वैरायटी अवेलेबल थी। सुबह कविता जी नाश्ते के लिए नहीं आई। राघव और नेहा ने साथ में नाश्ता किया और फिर राघव अपनी बाइक पर ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में नेहा देख रही थी कि ज्यादातर 4 व्हीलर्स ही आ जा रही थीं। नेहा ने कहा, राघव, मैं सोच रही थी कि जो पैसे मैंने घर खरीदने के लिए जमा किए थे उससे हम एक का क्यों नहीं ले लेते। अब तुम भी ऑफिस जा रहे हो और मैं भी, हम दोनों साथ का से जा सकते हैं और यह बाइक भी तो अब काफ़ी पुरानी हो गई है। इसके मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ गया है। राघव ने मजाकिया लहजे में कहा, आपका हुक्म सर। आंखों पर हमारी क्वीन। नेहा के फेस पर मुस्कान आ गई। राघव ने नेहा को उसके ऑफिस छोड़ा। नेहा को ड्रॉप करने के बाद राघव ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी। अब उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। राघव अपनी कोई भी परेशानी नेहा पर नहीं डालना चाहता था। आखिरकार जब राघव अपने ऑफिस के फ्लोर पर पहुंचा तो 9:09 हो चुके थे। वह जल्दी से साइन इन मशीन के पास पहुंचा, लेकिन तभी 2 एम्प्लॉयज पीछे से दौड़कर आए और लगभग राघव को धक्का देते हुए मशीन के सामने खड़े हो गए। उन 2 लड़कों ने उसे सिर से पैर तक देखा और सार्कास्टिकली मुस्कुराते हुए बारी बारी से साइन इन किया। फिर वे राघव की तरफ मुड़ गए और एक ने कहा, पहले आया था तो हमें साइन नहीं करने देगा। राघव ने उनके टोन और एक्सप्रेशन से समझ लिया कि वे उसे डराना चाहते थे, लेकिन राघव के पास उनसे बहस करने का समय नहीं था। उसने कहा, अरे, पर आपने तो साइन इन कर लिया है, तो अब प्लीज हट जाए और मुझे भी साइन इन करने दीजिए। सिर्फ 1 ही मिनट रह गया है। पहला लड़का बोला, अच्छा, 1 मिनट ही रह गया है। ठीक है, तब तक हम यहीं खड़े रहते हैं। 1 मिनट बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। राघव आगे बढ़ने ही वाला था कि दूसरा लड़का आगे आया और हंसते हुए बोला, टिक टिक 10, 9, 8, 3, 2, 1। 10 बज चुके हैं। टाइम तो हो गया, अब तुम साइन इन नहीं कर सकते। वो लड़के हंसते हुए अंदर चले गए। राघव ने सामने खड़ी रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा, वह भी उन 2 लड़कों की बदतमीजी का आनंद ले रही थी। तुम अभी तक अंदर नहीं गए? एक रोबदार आवाज गूंजी। सामने मैनेजर ललित खड़ा था। सर, मैं साइन इन करने के लिए ही खड़ा था, पर शायद मशीन काम नहीं कर रही है, राघव ने जवाब दिया। ललित ने अपने रिस्टवॉच में समय देखा और आईब्रोज को उठाकर बोला, मशीन 10 बजे तक ही काम करती है। उसके बाद आओगे तो ऑब्वियसली काम नहीं करेगी। सर, मैं टाइम पर आया था, पर मशीन खराब हो गई। तुम अपने ये बहाने कहीं और बनाना, यहाँ नहीं चलेगा। कल तुम लेट आए थे, आज तुम फिर से लेट आए हो और कल तुम फिर से लेट ही आओगे, राइट? अगर कल भी लेट आए तो यहाँ दोबारा आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ललित गुस्से से अंदर चला गया। राघव को बहुत गुस्सा आ रहा था उन लड़कों पर और रिसेप्शनिस्ट पर भी।
उनकी वजह से वह टाइम पर आकर भी साइन इन नहीं कर पाया था और ललित ने उसे सुबह सुबह इतना कुछ सुना दिया था। रिसेप्शनिस्ट लिली ने चिढ़ते हुए कहा, अब खड़े खड़े मेरा मूवी देखोगे? अंदर जाकर काम करो, तुम्हारी मॉर्निंग मीटिंग शुरू हो गई है। राघव ने उसे एक बार देखा और फिर अंदर चला गया। उसने जल्दी से अपना बैग अपने डेस्क पर रखा और मीटिंग रूम की तरफ भागा। दरवाजा खोलते ही जैसे ही उसने अंदर झांका, उसका दिल घबराहट से धड़कने लगा। वहां सब बैठ गए थे, लेकिन लकीली मीटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई थी। राघव जाकर कोने के एक चेयर पर बैठ गया। कुछ देर बाद ललित अपने हाथ में कागज का टुकड़ा लिए अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। रिपोर्ट देखकर ललित ने कहा, टोटल 6 एम्प्लॉयीज हैं जो कल ऑर्डर्स नहीं ला पाए। राघव को ये जानकर थोड़ी राहत मिली कि वह अकेला नहीं था जिसे पहले दिन कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन उसकी टेंशन थोड़ी बढ़ भी गई थी। ललित ने राघव की तरफ देखकर पूछा, कल तुम डिमोना गए थे ना? राइट, क्या तुम्हारी वहाँ के मैनेजर से बात हुई? राघव सबको देखते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। यस सर, मैं वहाँ गया था। मैंने उन्हें अपनी डिटेल्स दे दी हैं और उन्होंने कहा कि वो मुझे कॉल करेंगे। राघव का ये कहना ही था कि वहाँ पर बैठा हर कोई हंसने लगा। राघव को समझ नहीं आया वे क्यों हंस रहे हैं। ललित ने कहा, तुम उनके कांटेक्ट करने का वेट कर रहे हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें क्या लगता है इस तरह वेट करते रहने से तुम्हारे पास ऑर्डर्स आ जाएंगे? अगर तुम इसी तरह अपनी पूरी जिंदगी भी इंतजार करते रहोगे तो भी तुम्हें सामने से कोई कॉल नहीं आने वाला है। बी स्मार्टर, तुम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालो। हो सके तो तुम उस रिसेप्शनिस्ट को कुछ गिफ्ट्स ऑर्डर करो या उसे कॉफ़ी पर लेकर जाओ। तुम्हारी तरफ से जो भी हो सकता है उसे खुश करने के लिए तुम वो करो ताकि वह चाहकर भी तुम्हें भूल ना पाए और मजबूर हो जाए तुम्हें अपने मैनेजर के सामने इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। राघव को ललित की बात सही लग रही थी। उसने हाँ में सिर हिला दिया, जी सर, मैं समझ गया। बस मेरा एक सवाल था कि जो गिफ्ट्स और कॉफ़ी के पैसे होंगे वह कंपनी मुझे पे करेगी। वहाँ बैठे सभी एक बार फिर से हंसने लगे। उन्हें राघव के सवाल बहुत बचकाने लग रहे थे। ललित ने कहा, अगर तुम वहाँ से ऑर्डर लाने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो कंपनी तुम्हें पे करेगी और अगर नहीं होते तो भूल जाओ। इसका यह मतलब है। ललित अभी कुछ कह ही रहा था कि तभी टेबल पर रखा राघव का फ़ोन जोर से बजने लगा। राघव के पास फ़ोन कट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने जल्दी से फ़ोन कट किया और फ़ोन टेबल पर रखने ही वाला था कि उसका फ़ोन फिर से बजने लगा, जो ललित को और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। ललित ने राघव को घूरते हुए कहा, मीटिंग इज़ ओवर नाउ। राघव मीटिंग रूम से सीधे बाहर निकल आया। उसने ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर अपनी बाइक स्टार्ट की और घर के लिए निकल आया। उसे पता था कि आज कविता जी उसे बहुत चिल्लाने वाली हैं। वह जैसे ही घर पहुंचा, घर की हालत देखकर वह शॉक हो गया। ये सारा सामान कहाँ गया? लिविंग एरिया में कुछ भी नहीं था, एक चेयर तक नहीं थी। राघव को सोच या समझ पाता, उससे पहले ही पीछे से उसे कविता जी की आवाज़ सुनाई दी, अच्छा, तो सारा काम खत्म होने के बाद तुम्हें यहाँ आने का टाइम मिला और जब मैंने तुम्हें कल क्लियरली कहा था कि आज टाइम से यहाँ आ जाना, फिर सॉरी मॉम, मैं मीटिंग में था। हाथ तुम्हारी मीटिंग के चक्कर में तुम मेरी बेटी के पैसे उड़ाओ इसी तरह। अपना काम उन वर्कर्स को पकड़ दिया। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि कविता जी से बहस करने का कोई मतलब नहीं था। अच्छा सुनो, मैंने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ पैक कर ली है और मैं यहाँ से वही चीज़ लेकर जा रही हूँ जो मैंने यहाँ दीदी के पापा ने खरीदी थी। क्योंकि अब अगर हम सामान अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे तो इस बुढ़ापे में हमें नया सामान खरीद कर कौन देगा? तुम देख लो कहीं बाद में ऐसा ना हो कि तुम ये बोलने लगो कि मैंने तुम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा और सारा सामान लेकर चली गई। राघव ने पूरे घर में चारों तरफ देखा। वहाँ का सारा सामान गायब था, किचन से भी डेली यूज़ की सारी चीज़ें गायब थी।
राघव को समझ आ गया कि कविता जी क्या चाहती थी कि जब वे सामान पैक करे तो राघव वहां रहे, ताकि अगर बाद में नेहा उनसे कोई सवाल पूछे तो वो ये कह सके कि राघव ने ही उन्हें सारा सामान ले जाने की परमिशन दी थी। हाँ मॉम, आपके ज़रूरत की जो जो चीज़ें हैं आप सब ले जाइए, हमें क्या प्रॉब्लम होगी। कविता जी ने टेबल पर रखा अपना पर्स और गॉगल्स उठाया और बोली, अब तुम्हें हमारे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हेल्पर्स सामान सेट करने में मेरी और नेहा के डैड की मदद कर देंगे। नेहा के डैड डायरेक्टली नए घर में वापस आ रहे हैं। कविता जी ये कहकर राघव से कोई जवाब की उम्मीद किए बिना बाहर निकल गई। राघव बस उन्हें बाहर जाते हुए देखता रहा। राघव ने घर की स्थिति देखी और बड़बड़ाते हुए कहा, घर में डेली यूज करने का भी कोई सामान नहीं रह गया। मुझे नेहा के आने से पहले सारा सामान लाकर सेट करना होगा, वरना उसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। राघव ये सोच ही रहा था, तभी उसका फोन जोर से बजने लगा। उसने संदेश पढ़ा, हम अभी आधे घंटे में मिलते हैं और मैं तुम्हें अपनी कोई पिक्चर भेज देता हूँ ताकि तुम्हें मुझे पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। 18 पहले बेड को सेट करो फिर सोफिर को करना। कविता जी अपने नए घर में आ गई थी, जहां से पूरे एरिया का परफेक्ट व्यू देखने को मिलता है। यहाँ का लिविंग रूम भी हमारे घर के 3 बेडरूम के बराबर है। सामने इतना अच्छा गार्डन है कि तुम देखोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर को नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं यहीं पर रहूंगी और हमेशा रहूंगी। नेहा से यह घर भी हम अपने नाम करवा लेंगे, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर इतनी अच्छी प्रॉपर्टी हाथ से नहीं जाने दे सकती। और उसके लिए सबसे पहले नेहा और उस फटीचा का तलाक कराना है। इधर राघव सीधे सिटी मॉल में गया। फर्नीचर की दुकान में एंट्री कर वह सामने बैठे रिसेप्शनिस्ट के पास गया। मैम, मुझे एक टीवी लेना है, तो कोई अच्छा सा मॉडल दिखा दीजिए। उस लड़की ने राघव को पसीने से भीगे शर्ट और गर्मी में भी टाई, जीन्स और चप्पल पहने हुए देखा तो वह उसकी हैसियत का अंदाज़ा लगाने लगी। उसने राघव को दुकान का सबसे सस्ता टीवी दिखाते हुए कहा, शो सर, अब ये देखिए, ये बहुत अच्छा टीवी है, इसकी प्राइस है 20,000 रुपये। राघव ने नाम हिलाया और कहा, नहीं, कुछ अच्छा दिखाइए। दूसरी टीवी की तरफ इशारा किया जिसका रेट 30,000 रुपये था। राघव ने नाम हिला दिया। सेल्स गर्ल ने इसी तरह उसे 50,000 की एक टीवी दिखाई और कहा, सर, ये टीवी तो आपको पसंद आ ही जाएगी। यह इस साल की बेस्ट सेलर टीवी है। इसका स्क्रीन भी कवर है और बड़ी भी है। राघव ने कहा, मैम, मुझे न्यू मॉडल्स चाहिए, ओल्ड मॉडल्स नहीं। तभी एक कपल ने एंट्री की, जो कपड़ों से ही काफी अमीर और अच्छे घर से लग रहे थे। दोनों ने ही हाथ में लेदर की पर्स पकड़ी थी, जिसकी कीमत लाखों में थी। सेल्स गर्ल ने जैसे ही उन्हें देखा, वह दौड़कर उनके पास चली गई। राघव खुद ब खुद चीज़ों को देखने लगा। उसे एक टीवी की डिटेल जाननी थी और वह टीवी की साइज मापने लगा, जिसकी कीमत 20 लाख रुपये थी। टीवी देख रही लेडी की नज़र जैसे ही राघव पर पड़ी, वह हंसते हुए बोली, देखो इसे डियर, जिस टीवी को खरीदने की औकात नहीं, उसका साइज देख रहा है। ये छोटे लोग और इनकी छोटी हरकतें कभी खत्म नहीं होंगी। राघव ने उस सेल्स गर्ल को बुलाते हुए कहा, मैम, आप कुछ देर के लिए यहाँ आ सकती हैं। जब उसने उसे नज़रअंदाज किया, राघव ने मैनेजर को बुलवाया और सबसे महंगी टीवी के बारे में पूछा। मैनेजर ने बताया कि इसका प्राइस 1,15,00,000 है। राघव ने फिर से अपना ब्लैक रॉयल कार्ड दिखाया और पूरा पेमेंट कर दिया, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। दुकान में मौजूद पुराने कपल ने जैसे ही राघव का ब्लैक रॉयल कार्ड देखा, वे हैरान रह गए और माफ़ी मांगने लगे। राघव ने उस आदमी को रोककर कहा, जब भी आप अपनी पत्नी से बात करें, तो अपनी टोन और लहजे का ध्यान रखें। पुराना आदमी राघव की बात सुनकर एकदम से शांत हो गया। उसने धीमे से सिर हिलाया और माफ़ी मांगते हुए अपनी गलती का एहसास किया। उसकी पत्नी, जो कुछ समय पहले राघव का मजाक उड़ा रही थी, अब चुपचाप खड़ी थी, हैरान कि यह आदमी,
जिसे वे छोटा समझ रहे थे, कितनी आसानी से चीजों को खरीद रहा था और फिर भी उसने किसी तरह की बेइज्जती का बदला नहीं लिया। राघव काउंटर के पास गया, जहां सारे हाउसहोल्ड सामान का टोटल 14 करोड़ हुआ। उसने मैनेजर को अपना एड्रेस दिया और कहा कि सारा सामान उसके घर पहुंचवा दिया जाए। उसने ये भी कहा कि उसे कुछ और फर्नीचर की ज़रूरत है और मैनेजर से ये भी कहा कि एक सोफ़ा सेट सेलेक्ट कर उसकी तस्वीरें भेजे। मैनेजर ने वादा किया कि वह सबसे अच्छे फर्नीचर भेजेगा और सामान जल्द ही उसके पते पर पहुंचवा दिया जाएगा। जैसे ही राघव बाहर निकला, उसने अपना फ़ोन चेक किया। निखिल खन्ना का मैसेज था, जिसमें कार का नंबर दिया हुआ था, HP 39MH 2286 रोल्स रॉयस। राघव ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं और सड़क के दूसरी ओर खड़ी सफ़ेद रोल्स रॉयस देखी। वह तेजी से उस तरफ गया और कार का दरवाज़ा खोला। अंदर बैठते ही ड्राइवर ने उसकी तस्वीर देखकर कंफर्म किया कि सही व्यक्ति को पिक किया गया है और गाड़ी स्टार्ट कर दी। राघव इस बात से अनजान था कि कोई दूर से उसे कार में बैठते हुए देख रहा था। अब तक मॉल के मैनेजर ने राघव को सोफ़ा सेट की तस्वीरें भेज दी थीं, जिसे उसने चुन लिया था और उन्हें अपने घर ले जाने को कह दिया था। गांधी चौक, जो शहर के बीचों बीच था, से लगभग 100 मीटर की दूरी पर राघव का नया ऑफिस, हावड़ा टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग थी। लंच टाइम होने की वजह से कंपनी के कुछ कर्मचारी लंच के लिए बाहर जा रहे थे, तभी उन्होंने निखिल खन्ना द्वारा भेजी गई रोल्स रॉयस को देखा। हावड़ा टेक्नोलॉजी के रिसेप्शनिस्ट लिली ने हैरानी से कहा, ओह माय गॉड, ये तो रोल्स रॉयस कार है ना? ये किसी कलेक्टर या किसी और बड़े आदमी की लग रही है। राघव को बिना देखे लिली और बाकी कर्मचारी इम्प्रेस हो गए थे और उन्हें अफसोस हुआ कि वो लड़का जिसने कार में बैठने का मौका पाया, उसे ठीक से देख नहीं सके। कुछ देर में वह कार मणिकर्णिका पैलेस के अंदर दाखिल हो चुकी थी। मणिकर्णिका पैलेस मनाली की एक प्रतिष्ठित जगह थी, जहां शहर के सबसे धनी लोग अपनी निजी पार्टियों या मीटिंग्स का आयोजन करते थे। ड्राइवर ने राघव से कहा, सर, मैं कार पार्क करके आता हूं और फिर आपको निखिल सर के बताए हुए पते पर ले चलूंगा। राघव कार से उतरा और चारों ओर नजर दौड़ाई। पैलेस का इंटीरियर बेहद रजवाड़ी स्टाइल में डिजाइन किया गया था। बांस के बड़े बड़े पेड़ और शांत वातावरण राघव को बहुत सुकून दे रहे थे। चलते चलते वह बिल्डिंग के एंट्रांस पर पहुंचने ही वाला था, तभी वह एक लड़की से टकरा गया। अरे सॉरी, राघव ने जल्दी से माफी मांगी, लेकिन लड़की का रिएक्शन बदल गया। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? लड़की ने गुस्से से कहा। मैं तुम्हारा पीछा नहीं, मैं तो बस यहाँ लंच के लिए आया हूँ। लंच के लिए? तुम जैसे लोग यहाँ मणिकर्णिका पैलेस में लंच करने आते हैं। ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। तुम वेटर होगे और बस यहाँ आकर मेरा रास्ता रोका है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? लड़की गुस्से में चली गई और राघव सिर्फ मुस्कुराता रहा। तभी ड्राइवर दौड़ता हुआ आया और कहा, सर, आप यहाँ? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। अरे, बस जगह देख रहा था। चलो, अब अंदर चलते हैं, मुझे भूख लगी है। दोनों अंदर गए और राघव ने देखा कि ड्राइवर उसे उसी दिशा में ले जा रहा था जहां वह लड़की गई थी। अंदर की दीवारें और इंटीरियर्स देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी पुराने जमाने की हवेली में आ गया हो। हॉल में एक मिडिल एज आदमी और वही लड़की बैठे हुए थे जिससे राघव टकराया था। जैसे ही उन्होंने राघव को देखा, आदमी जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसकी ओर बढ़ा। निहाल खन्ना, ये कौन है? राघव ने पूछा। निहाल खन्ना ने लड़की की ओर देखा और बोला, ये कियारा है। कियारा, जो अभी कुछ समय पहले राघव से झगड़ रही थी, अब घबराई हुई थी। उसने कहा, मिस्टर अंबानी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप थे। राघव ने हंसते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं। निहाल खन्ना ने गुस्से में कियारा की ओर देखा और कहा,
तुमने ये क्या किया? कियारा, जो देश की सबसे मशहूर मॉडल और अभिनेत्री थी, अब निहाल खन्ना से डरने लगी थी। राघव ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, अरे गाइस, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये सब बस गलती से हुआ है। कियारा ने घबराते हुए कहा, मिस्टर अंबानी, मैं माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़, मुझे माफ़ कर दीजिए। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। 19 रोल्स रॉयस का क्या करना होगा सर? हम रेडी टू डू एनीथिंग सर, पर प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी वाइफ और उसकी बहन तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल जाएगा तो वह दोनों बहुत खुश हो जाएंगी। भारत की बात सुनकर कियारा और निहाल खन्ना दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। यहाँ आने से पहले कियारा को बहुत ही नर्वसनेस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मिस्टर अंबानी जितने पावरफुल और नोबल पर्सन को कैसे इम्प्रेस करेगी। लेकिन यहाँ तो फर्स्ट मीटिंग ही बहुत खराब होने के बावजूद राघव उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। कियारा अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाते हुए बोली, यह मेरे लिए प्लेजर की बात होगी सर। मुझे कहाँ साइन करना होगा? राघव ने अपना पॉकेट चेक किया, लेकिन वह अपने साथ कोई भी पेपर नहीं लाया था। ये देखकर निहाल खन्ना ने बेटे को ऑर्डर देते हुए कहा, जल्दी जाकर एक पेपर लेकर आ जाओ। निहाल, रहने दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक काम कीजिए, मेरी शर्ट पर ही साइन कर दीजिए। और फिर मेरी शर्ट पर सिग्नेचर कर दो, मैं फिर से कभी नहीं करूँगा। राघव ने कहा, मेरे पास भी कुछ नहीं है, कियारा ने कहा, पर मेरे पास लिपस्टिक है। मैं उससे सिग्नेचर कर देती हूँ। अपने पर्स में से उसने लिपस्टिक निकाली और राघव के चेस्ट पर सिग्नेचर किया और उसमें एक दिल भी बना दिया। इससे मेरी वाइफ बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, राघव ने कहा। जब भी बाहर घूमने, मूवी देखने जाते थे, तो हर बार आदित्य बस एक ही चीज कहती थी कि अग्रवाल से मिलना उसका सपना है। कियारा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, क्या मैं आपके साथ एक पिक्चर ले सकती हूँ? निहाल खन्ना के चेहरे पर अचानक सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। वो कड़क लहजे में बोले, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें पता भी है सर अंबानी का स्टेटस क्या है? तुम उनसे सेल्फी के लिए पूछ भी कैसे सकती हो? अरे निहाल, बेचारी को डराओ मत। सेल्फी लेना कौन सी बड़ी बात है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राघव ने कहा। निहाल, तुम मेरी फैमिली की टेंशन मत लो। मुझे पूरा यकीन है कि मिस कियारा इस फोटो को किसी के सामने शो नहीं करेगी। कियारा ने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सर, मैं इस फोटो को किसी को भी नहीं दिखाऊंगी। वो बस एक मेमोरी के तौर पर मेरे फ़ोन पर सेव रहेगा। लेट्स डू इट। कियारा राघव के पास आकर खड़ी हो गई और फोटो क्लिक करने लगी। निहाल खन्ना सोच रहे थे कि इतनी जल्दी राघव ने कियारा को माफ़ कैसे कर दिया, क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता था। खाना खत्म करने के बाद निहाल खन्ना ने राघव को वापस छोड़ने का सारा इंतजाम कर लिया। कियारा को भी उसके साथ भेज दिया। राघव के ऑफिस के ठीक पहले ही उसने ड्राइवर को रोकने के लिए कहा, क्योंकि वह कोई अनवांटेड अटेंशन नहीं चाहता था। मिस कियारा, सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय सर, कहकर कियारा ने विदा ली और कार वहां से निकल गई। राघव धीमे कदमों से अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। उसने घड़ी में देखा, अभी शाम के 6 नहीं बजे थे, पर अब वह सीधे साइन इन करके कुछ देर काम करने का सोच रहा था। ऑफिस में एंटर करते ही उसे फिर से वही रिसेप्शनिस्ट लिली दिखाई दी। तुम बाहर अपना काम करने नहीं जा रहे हो, तुम घूमने जा रहे हो, राइट? लिली ने व्यंग्य में कहा। राघव ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब क्या, कंपनी में वापस भी नहीं आ सकता? लिली उसके करीब आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम्हारे मुंह से अल्कोहल की स्मेल आ रही है। अच्छा किया, बाहर जाकर काम करने की जगह तुम। और देखो, अब मैं जाकर मैनेजर को ये बात बताती हूँ और फिर देखती हूँ वह तुम्हें कैसे छोड़ते हैं। वह तेज कदमों से अंदर की ओर बढ़ने लगी। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया और एक लंबी सांस लेकर रिसेप्शन की तरफ देखा।
वह जानता था कि लिली सिर्फ मसला बढ़ाने के लिए ये सब कर रही थी। हालांकि उसे ज्यादा चिंता नहीं थी, वो बस अपने काम में डूब जाने के लिए तैयार था। रिसेप्शनिस्ट की हरकतों को नज़रअंदाज करते हुए वह अपने केबिन की ओर बढ़ गया। पहली और दूसरे दिन तुम लेट आए, कोई काम तुमसे अब तक हुआ नहीं और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऑफिस ड्रिंक करके आए हो। तुम यहाँ काम करने आए हो या कोई मजाक चल रहा है? सारे एम्प्लॉयज़ अपने अपने डेस्क से बाहर झांक रहे थे, जैसे उन्हें कोई मूवी फ्री में देखने को मिल गई हो। सर, पर सुबह आपने ही तो कहा था कि मैं पर्सनली डेमन ऑनर की रिसेप्शनिस्ट को अपने साथ लंच या डिनर पर लेकर जाओ। मैं तो वही कर रहा था। मैं बस आपके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए ही उसके साथ जा रहा था। ललित को राघव से यह आंसर की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो बिल्कुल हैरान होकर बोले, तुम सच में डेमनॉर की रिसेप्शनिस्ट को लंच पर लेकर गए थे? ललित ने पिछले 6 महीने से कितनी ही बार अपने एम्प्लॉयज को उसे कंपनी में भेजा था, कई बार वो खुद भी गया था, लेकिन आज तक ना ही मैनेजर और ना ही रिसेप्शनिस्ट ने उसकी किसी भी बात में हामी भरी थी। ललित ने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि उस कंपनी से उसे कोई फायदा भी होने वाला है और वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। यही सोचकर उसने कंपनी राघव को असाइन की थी। राघव ने कोई भी अनयूजुअल एक्सप्रेशन नहीं दिखाया और आगे झूठ बोलते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उन्होंने अपने मैनेजर के साथ मीटिंग करने के लिए हाँ कर दिया है और अगले 2 दिनों में शायद हम उनसे मिल भी सकते हैं। अब ललित के पास राघव को डांटने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। वह सोचने लगा कि अगर राघव ये डील लाने में कामयाब हो जाता है तो उसकी कंपनी को कितना ज़्यादा फायदा होगा। अगर तुम वह डील लाने में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हें बहुत बेनिफिट होने वाला है, लेकिन अगर तुम इस काम में फेल हो जाते हो तो इस मंथ के एंड होते ही तुम्हें कंपनी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है सर। राघव वहां से जाकर अपनी डेस्क पर आराम से बैठ गया। उसे पता था उसका काम निखिल कर रहा था तो वह पक्का हो ही जाना था, लेकिन उसने ललित को इस बारे में नहीं बताया क्योंकि अगर ललित को पता चलता कि राघव का काम हो गया तो वो उसको नया काम दे देता। राघव ने देखा कि एम्प्लॉयज़ का एक झुंड धीमी आवाज में कुछ बातें कर रहा था। वह धीरे से उनकी जगह पर गया और उनकी बातें सुनी। यार, वो रोल्स रॉयस का कितनी ज़्यादा लग्जूरियस थी। कार का नंबर भी तो कितना यूनिक था और ऐसे नंबर की गाड़ी किसी बहुत ही रिच पर्सन की होती है। गाइस, मैंने फ़ोटो ली है उस काकी और उस आदमी की भी जो इस कार में बैठ रहा था। बस अफसोस मुझे इस बात का है कि थोड़ी देर पहले अगर मैं उस तरफ देखता तो शायद उस अमीर शख्स की शक्ल भी देख ली होती। राघव उनके डिस्कशन को सुनकर बस मुस्कुराने लगा। उसने सोचा नहीं था कि वह लोग उसके बारे में बात कर रहे होंगे। उसे मुस्कुराते हुए देखकर एक कॉलीग बोला, तुम खुश हो रहे हो? दूसरे ने फोटो को ध्यान से देखा और कहा, फोटो में कार का दरवाजा खुल रहा है और इस वजह से आदमी का आधा शरीर कार के अंदर ही है। फिर एक और कॉलीग ने मजाक करते हुए कहा, जो इंसान बाइक पर घूमता है क्या वह कभी कार नहीं ले सकता? तुम सच में बेशर्म हो और शायद ड्रिंक करने के बाद होश में नहीं हो। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम खुद को सच में अंबानी समझने लगे हो। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी औकात क्या है और किस चीज़ का सपना देख रहे हो। अगर तुम जैसा कोई फटीचर अंबानी बनने लगे तो अमीर लोग भी शर्म के मारे पानी में डूब जाएंगे। इस मजाक और कार की चर्चा ने राघव को याद दिलाया कि सुबह नेहा ने उससे कहा था कि अब उन्हें एक कार लेनी चाहिए। वह अपनी डेस्क पर वापस गया और लैपटॉप खोलकर गूगल में कार्स की इमेजेस सर्च करने लगा। तभी कंपनी की रिसेप्शनिस्ट वहां से गुजर रही थी। उसने देखा कि राघव स्क्रीन पर इतनी सारी कार्स की पिक्चर्स देख रहा है और ये देखकर उसके चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई। तुम्हारी हैसियत है इनमें से एक भी कार खरीदने की? उसने व्यंग्य में कहा। तुमने कभी इनकी पिक्चर्स भी देखी हैं? राघव ने उसकी तरफ बिना झिझक के देखा और कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं ये कार खरीद सकता हूँ या नहीं? रिसेप्शनिस्ट ने अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए राघव के सामने एटीट्यूड से खड़े होकर स्क्रीन पर दिख रही कार की तरफ इशारा करते हुए कहा,
अगर तुम ये कार खरीद लेते हो तो मैं तुम्हारे साथ नाइट राइड पर चलने के लिए तैयार हूँ। राघव ने उसकी तरफ गंभीरता से देखा और बोला, सॉरी, पर मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। रिसेप्शनिस्ट को राघव से इस तरह की जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एम्बैरसमेंट से उसका चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से से तेज आवाज में बोली, तुम्हारी हैसियत नहीं है इस कार को खरीदने की, और फिर भी तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? मुझे सिर्फ फेमस ब्रांड्स के कार में इंटरेस्ट है। ये कहकर वो अपने डेस्क पर वापस चली गई। राघव उसकी बातों पर हंसते हुए उन कार्स को देखते हुए अपने पास्ट को याद करने लगा। उसने अपनी लाइफ में बहुत सी कार्स खरीदी थी, कुछ ऐसी जो केवल एक बार चलाने के लिए होती थी और कुछ ऐसी जिन्हें रोड पर कभी उतारा नहीं जा सकता था। वह गाड़ियां अभी भी उसके फैमिली की गैराज में पड़ी हुई थीं। राघव ने सोचा, जिस कार की यह बात कर रही थी उस पर तो मैंने कभी नजर भी नहीं डाली। मुझे लगता था कि ये तो ऑर्डिनरी लोगों की कार्स हैं। आज पता चला कि ये रईसों की भी होती हैं। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने देखा कि कॉल नेहा की थी। उसे याद आया कि उसने दिन में हेल्पर के जरिए सारा सामान घर भेज दिया था, लेकिन उसे सेट करना अभी बाकी था। राघव ने कॉल उठाते हुए कहा, बोलो। सुनो, तुम मुझे लेने मत आना। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, मैं लेट से आऊंगी। राघव ने सोचा कि जो टेंशन उसे महसूस हो रही थी वो कुछ कम हो गई थी। उसने जल्दी से सिस्टम शट डाउन किया और ऑफिस से चुपचाप निकल गया। वह सीधे अपने बाइक से घर आया। घर के अंदर एंटर करते ही उसकी नज़र सामने सेट किए हुए सोफा पर पड़ी। इंटरेस्टिंग, उसने सोचा, ये सोफा तो पहले से ही सेट कर दिया गया है। बस बाकी का सामान मुझे जल्दी से सेट करना होगा। राघव ने बैग सोफा पर रखा और सामान सेट करने में जुट गया। रेफ्रिजरेटर को किचन में रखा, टीवी को लिविंग रूम के बीच में सेट कर दिया, डाइनिंग टेबल और टी टेबल को अरेंज कर दिया और पूरे घर की सफाई अच्छे से कर दी। फिर उसने अपने साथ लाए हुए फ्रेश रोज पेटल्स को घर के दरवाजे के पास सजाते हुए छोड़ दिया। घड़ी में समय देखा, रात के 8 बज चुके थे। उसने नहाकर फ्रेश कपड़े पहन लिए। राघव ने नेहा को कॉल किया, लेकिन नेहा ने कॉल नहीं उठाया। उसने दूसरी बार कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ आने लगा। अब रात के 9 बज चुके थे। राघव ने सोचा, नेहा कॉल क्यों नहीं उठा रही है? आई होप शी इज फाइन। राघव नेहा के ऑफिस के बाहर खड़ा था और उसका ऑफिस बंद हो चुका था। वहाँ वॉचमैन खड़ा था। भैया, सब चले गए क्या? हाँ, सब 7 बजे ही चले गए थे। 7 बजे ही चले गए थे। तो फिर नेहा कहाँ गई? कहीं वह अपनी माँ के घर तो नहीं चली गई? अब माँ को कॉल करूँगा तो उनसे बहुत सुनना पड़ेगा और अब और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ये जानने का कि नेहा कहाँ है। राघव ने फ़ोन निकालकर कविता जी को कॉल लगाया। रिंग में ही दूसरी तरफ से कॉल पिक हो गई। क्यों कॉल किया मुझे? कहीं नेहा को तुमने ये तो नहीं बताया ना कि सारा सामान मैं अपनी मर्जी से वहाँ से लेकर आई हूँ? अगर ऐसा किया है तुमने तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुमने ही कहा था कि मैं सामान ले जाऊं, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे बेमतलब कॉल मत करो, मैं तुम्हारी तरह नकारा नहीं हूँ, मुझे बहुत से काम करने होते हैं। 20 में उन्हें डैड बोलूंगी। योजक चिन्ह। राघव कुछ पूछ पाता, इसके पहले ही कविता जी ने कॉल काट दिया। अब राघव समझ गया कि नेहा वहां नहीं गई थी। उसने बाइक स्टार्ट की, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा। नेहा का कॉल था। हेलो, कहाँ हो तुम नेहा? मैं घर के दरवाजे पर हूँ, पर ये तो बंद है। तुम घर पर नहीं हो? ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आया। कुछ देर में राघव घर के बाहर पहुँच चुका था। बाइक से उतरते हुए वह बहुत ही हैंडसम लग रहा था, उसके बाल अभी तक गीले थे। उसे देखकर नेहा मुस्कुराते हुए उसके पास आई। मुझे लेने गए थे? राघव ने मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया। मैं ऑफिस से 7 बजे ही निकल गई थी, पर घर के लिए खाने पीने का सामान भी लाना था और थोड़ी ज्वेलरी भी खरीदनी थी।
राघव ने जल्दी से उसके हाथ से सामान लिया और उसे घर की चाबी दे दी। मेरे लिए क्या सरप्राइज है? बताओ ना। हाँ बाबा, सरप्राइज है तुम्हारे लिए, पर मैं नहीं बताऊंगा। तुम दरवाज़ा खुद खोलो और देख लो। नेहा ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। घर के अंदर का सारा फर्नीचर और सामान नया था। उसने हैरानी से कहा, राघव, ये हमारा घर है। ये सब कैसे बदल गया? तुम्हारी माँ ने सारा पुराना सामान नए घर में शिफ्ट कर लिया था, तो मैंने सोचा कि अपने घर के लिए सब कुछ नया ले लूं। बताओ, मेरा सरप्राइज कैसा लगा? मुझे बहुत पसंद आया। पर राघव, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या वह लॉटरी के पैसे थे जो तुमने जीते थे? राघव ने पहले ही नेहा को लॉटरी का बहाना बताया था। उसे लगा कि अगर वह फिर से लॉटरी का जिक्र करेगा तो नेहा को शक हो जाएगा। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे पापा को शायद अब मेरी फिक्र होने लगी है। उन्होंने पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। वो तुमसे मिलने नहीं आए, बस पैसे भेज दिए। हाँ। ओह, ठीक है, अब सब समझ में आ गया। अच्छा, अगर वो यहाँ आ गए तो क्या मैं उन्हें डैड बोलूँगी? राघव ने हंसते हुए कहा, वो यहाँ नहीं आएंगे नेहा, और जब आएंगे तो मैं खुद तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। राघव की शादी के बारे में उसकी अमीर फैमिली को कोई आइडिया नहीं था, और राघव की भी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी फैमिली को बता सके कि उसकी शादी हो चुकी है। आज तक राघव की फैमिली में जो भी शादियां हुई थीं, वह सिर्फ बिजनेस फैमिली में ही हुई थीं। उनके घर में यह मान्यता थी कि अगर अपने बिजनेस और पैसे को बढ़ाना है, तो शादी भी एक बिजनेस डील की तरह ही होनी चाहिए। नेहा आज दिन भर उदास थी क्योंकि उसकी फैमिली अब उनके घर से चली गई थी, लेकिन राघव का ये सरप्राइज देखकर उसकी उदासी कुछ कम हो गई थी। वह घर के हर कोने को ध्यान से देख रही थी। राघव, तुम्हारे पास पैसे बचे हैं क्या अभी? हाँ, कुछ पैसे बचे हैं। नेहा ने अपने पर्स से एक कार्ड निकाला और राघव की तरफ बढ़ाया। कल होटल की पार्टी का जो भी बिल था, वह मैंने रणवीर को दे दिया था, लेकिन इसमें अभी भी कुछ पैसे बचे हैं। तुम ये पैसे लेकर एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद लो। राघव ने कार्ड ले लिया, लेकिन वह नेहा के पैसे खर्च करने के मूड में नहीं था। नेहा ने दिन रात मेहनत करके पिछले 3 सालों में ये पैसे जमा किए थे। राघव को ये बर्दाश्त नहीं था कि वो उसकी मेहनत के पैसे खर्च करे। नेहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। और एक सरप्राइज? पिछले कुछ दिनों से तुम मुझे इतने सरप्राइज दे रहे हो जितने तुमने पिछले 3 सालों में नहीं दिए, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब क्या खरीदा है तुमने? राघव ने अपनी जैकेट के बटन खोल दिए और जैकेट को उतार दिया। अंदर की सफ़ेद शर्ट पर लाल लिपस्टिक से कुछ लिखा हुआ था। नेहा ने ध्यान से देखा और पूछा, ये क्या है? कियारा अग्रवाल का नाम लिखा है। इसका क्या मतलब है? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कियारा अग्रवाल का असली ऑटोग्राफ है। याद है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें कियारा अग्रवाल बहुत पसंद है। आज मुझे उनसे मिलने का मौका मिला और मैंने उनके ऑटोग्राफ तुम्हारे लिए ले लिया। सच में, ये कियारा अग्रवाल का ऑटोग्राफ है। तुम उनसे कैसे मिल पाए? राघव कोई जवाब देता, तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। नेहा ने दरवाजा खोला, सामने प्रिया खड़ी थी। उसने कहा, नेहा, माँ को तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। कहीं कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? प्रिया को देखकर नेहा ने कहा, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। अंदर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। प्रिया, जो नेहा की बहन थी, ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। घर में नया फर्नीचर और सारा सामान चमक रहा था। उसने कहा, दी, आपने ये सब नया खरीदा? नेहा ने प्यार से राघव की तरफ देखा और कहा, नहीं, ये सब तुम्हारे जीजू ने खरीदा है। प्रिया ने संदेह से राघव की ओर देखा। उसे लगा कि राघव ने नेहा के पैसों का दुरुपयोग किया है। उसने कहा, यही वो सरप्राइज था जो आप मुझे दिखाना चाह रही थीं। नहीं, असली सरप्राइज तुम्हारे जीजू के पास है।
नेहा ने प्रिया को अपने साथ खींचा और राघव के पास ले गई। फिर उसकी जैकेट को हटाते हुए कहा, राघव, दिखाओ ना। राघव ने कोट हटाया और कहा, ये देखो, ये कियारा अग्रवाल का सिग्नेचर है। तुम्हें हमेशा से ही कियारा अग्रवाल बहुत पसंद थी, तो ये रहा तुम्हारे लिए छोटा सा सरप्राइज। प्रिया ने पहले नेहा की तरफ देखा, फिर राघव की ओर। उसने गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, राघव? तुम अपनी इन हरकतों से मेरी बहन को बेवकूफ़ बना रहे हो। नेहा हैरानी से बोली, प्रिया, तुम क्या कह रही हो? प्रिया ने राघव की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम सच में इतनी भोली हो या बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रही हो? ये सिग्नेचर कियारा अग्रवाल के नहीं हो सकते। क्या तुम सोच भी सकती हो कि कियारा अग्रवाल जैसे सुपरस्टार किसी मामूली आदमी को ऑटोग्राफ देंगे, वो भी अपनी लिपस्टिक से? नेहा के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रही थी। तुम कहना क्या चाहती हो, प्रिया? मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुमसे झूठ बोला है। ये सिग्नेचर बिल्कुल नकली हैं। राघव के चेहरे पर भी चिंता के भाव आ गए।